तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। देखिए आज की इस क्लास में हम स्टीरियो केमिस्ट्री में एक ऐसा टॉपिक लेने वाले हैं जिससे या तो सवाल डायरेक्टली आएगा, सीधे सीधे सवाल आता है कि दिए गए इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है। यह सवाल बड़े सीधे सीधे स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर आता है। और या फिर इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को कहीं भी किसी भी रिएक्शन के साथ जोड़ दिया जाता है कि इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग करा दी गई, दो प्रकार के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और हमसे पूछ लिया जाएगा इन दोनों प्रकार के प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप क्या है। क्लियर? या फिर कोई भी रिएक्शन हो रही है, कोई डायनामिक स्टीरियो में कोई एडिशन हो रहा है, राइट, कहीं कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह बन रहे हैं किसी रिएक्शन के अंदर एक से ज्यादा, तो उन दोनों प्रोडक्ट के बीच में हमसे रिलेशनशिप पूछ ली जाएगी। तो इससे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आता है, सीधा रिलेशनशिप पूछ ले, और या फिर एक रिएक्शन हमसे करवाई जाए कि हमसे कहा जाए रिएक्शन कराओ, प्रोडक्ट्स बनाओ और जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उन दोनों प्रोडक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप भी बता दो। तो इस तरीके से हमसे कुछ भी कंसेप्ट लगा के सवाल पूछा जा सकता है, इंडिपेंडेंटली भी और रिएक्शन अप्लाई करके भी। तो अपना आज का जो टॉपिक बनेगा वो टॉपिक क्या बनेगा? रिलेशनशिप इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे रिलेशनशिप in between the molecules, relationship in between the molecules। ओके, देखिए मॉलिक्यूल्स के बीच में मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। देखो जब भी कभी भी दो मॉलिक्यूल्स अगर हमारे को दिए हैं और हमसे ये कहा जाता है कि इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आप रिलेशनशिप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या हम ये कहते हैं इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्चुअली रिलेशनशिप क्या है, ये हमसे पूछ लिया जाए। दो मॉलिक्यूल्स दे दिए जाए और पूछ लिया जाए बताइए इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो ध्यान रहे, दिमाग में हम लोगों के क्या आता है, जब भी कभी रिलेशनशिप पूछी जाती है तो हम सीधे स्टीरियो पे अप्रोच करते हैं, मतलब सीधे 3D चेक करते हैं। बस यही गलती हो जाती है हमसे। हमें कभी भी सीधे 3D अप्रोच नहीं करनी ना, गलत बात। अगर चीजें ज्यादा आ जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी बेसिक चीजें उड़ा देंगे। हमें हमेशा बेसिक से चलना है। क्या मतलब कि अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आपको रिलेशनशिप पूछी है तो सबसे पहले आप उन दोनों मॉलिक्यूल्स का जरा सरसरी निगाहों से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, आईडीए से कुल एटम्स देख लो, कहीं CH2 का डिफरेंस तो नहीं है मॉलिक्यूल्स के बीच में। पता लगा दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में 3D चेंज कर दी है, आपको फोकस तो करवाया 3D पे, और साइड में कहीं CH2 का फर्क कर रखा है। अगर CH2 का फर्क है कहीं साइड में तो हमारे को पता है कितनी भी 3D चेक कर ले, दो मॉलिक्यूल्स का तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, उनमें CH2 का फर्क है। और अगर CH2 का फर्क है तो हमें पता है वो दोनों कंपाउंड होमोलॉग्स कहे जाएंगे। आई बात समझ में? ना वो स्ट्रक्चरल है ना वो स्टीरियो है, मैं कहूँ वो आइसोमर ही नहीं है, क्योंकि आइसोमर का डेफिनेशन का पहला स्टेप ही उन लोगों ने क्लियर नहीं किया। दैट इज कॉल्ड सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट। आई बात समझ में? तो सबसे पहले आप दिए गए दोनों कंपाउंड के दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करोगे आप लोग? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऑलवेज रिमेंबर, करेक्ट, ये हमेशा याद रखना। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब आप कंपेयर कर रहे होंगे तो आपका टारगेट रहेगा ये चेक करना कि कहीं वो होमोलॉग्स तो नहीं है। करेक्ट, पता लगा एग्जाम देकर आगे बाहर आए और पता लगा हम निकाल कर आए थे एनेंशियोमर, कोई निकाल के आया था डाइस्टीरियोमर, और बाहर आके पता लगा यार वो तो होमोलॉग्स थे, साइड में CH2 एक एक्स्ट्रा लगा रखा था। तो चिटिंग हो जाएगी, मतलब धोखा हो जाएगा। धोखा, चिटिंग तो नहीं कह सकते, धोखा कह सकते हैं। पता ही नहीं लगा, हम लोग ढंग से कर ही नहीं पाए उस सवाल को। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप जरूर चेक कर लेना, क्योंकि ये सिली मिस्टेक्स कराती हैं चीजें अगर हम चेक नहीं करेंगे तो। अब मान लीजिए हमने दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले चेक किए और हमने देखा दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है। जब दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, यदि दोनों कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, तो फिर हम लोग
चेक करेंगे उनके अंदर सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स। क्या चेक करेंगे? सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स, यानी कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। करेक्ट। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर मान लीजिए डिफरेंट है कहीं, तो फिर 3D कितनी चेंज कर लो, अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही डिफरेंट है तो कभी भी स्टीरियो आइसोमर की तरफ आप जा ही नहीं सकते। अगर सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स में फर्क है, अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में फर्क है, तो वो दोनों आइसोमर आपस में रेजियो आइसोमर कहलाएंगे, शर्तिया। करेक्ट। तो इसलिए दूसरी स्टेप क्या है? सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स चेक करेंगे। करेक्ट। तो सेकंड पॉइंट हो गया चेक सीक्वेंस ऑफ bonding of atoms, sequence of bonding of atoms within the molecule। आई बात समझ में? और sequence of bonding of atoms का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आप लोगों को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेक करना है। क्लियर? अगर मान लीजिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, और यदि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट आ गया तो फिर हमारा आंसर क्या आ चुका है? हमारा आंसर आ चुका है रेजियो आइसोमर्स। क्या आ चुका है हमारा आंसर? रेजियो आइसोमर्स। याद रखना। करेक्ट। तो सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स, जरा ध्यान से समझना कि सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स आपको चेक करनी है अगले स्टेप के अंदर। अगर वो भी सेम है तो आप स्टेप 3 में जाएंगे, और अगर वो सेम नहीं है तो आपका आंसर आ चुका है। आंसर इज रेजियो आइसोमर। ऑलवेज रिमेंबर। क्लियर? चलिए अब मान लेते हैं कि जो दो कंपाउंड, जो दो मॉलिक्यूल्स हमारे को दिए गए हैं, और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है, दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है। अब आप तीसरी स्टेप ये कहती है चेक द 3D। अब आप क्या चेक करोगे? 3D चेक करोगे। राइट। तो ये ध्यान रहे, चेक द 3D ऑफ एटम्स, या मैं कह दूं ग्रुप्स within the molecule, within the atom या within the molecule। आपको क्या चेक करना है? 3D of atoms। आपको 3D of atoms within the atom, within the molecule चेक करना होता है। तो 3D of atom या 3D of groups within the molecule आपको चेक करना है। जब आप ये 3D चेक करेंगे, समझना, जब आप ये 3D चेक करने लगेंगे तो दो चीजें हो सकती हैं, दो बातें हो सकती हैं। दो बातें क्या क्या हो सकती हैं? जरा देखिएगा। या तो ये जो 3D ऑफ एटम्स या ग्रुप्स हैं वो सेम हो जाए, या तो सेम हो जाए, 3D ऑफ एटम्स या ग्रुप्स जो भी हैं वो सेम हो जाए, और या फिर वो डिफरेंट हो जाए। या तो डिफरेंट हो या सेम हो। याद रखिएगा, यदि 3D ऑफ एटम्स या 3D ऑफ ग्रुप्स सेम है तो हम कहेंगे वो दोनों कंपाउंड्स आपस में या तो होमोमर है, करेक्ट, या कह दूं आइडेंटिकल। भाई होमोमर है या आइडेंटिकल है? ऑब्वियसली आइडेंटिकल ही होंगे। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और सेम ही 3D। इसका मतलब दोनों मॉलिक्यूल एक ही चीज है, तो बोथ आर आइडेंटिकल, बोथ आर होमोमर। क्लियर? और अगर मान लीजिए अगर 3D डिफरेंट है, यदि 3D डिफरेंट है तो ध्यान रखना क्या चीज कही जाएगी, जरा जरा समझना आप लोग। यदि 3D डिफरेंट है तो हम बोलेंगे या तो वो या चलो सीधे एक ही चीज लिखो आप, तो वो स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है? अगर 3D डिफरेंट है तो स्टीरियो आइसोमर्स है। ठीक है? या चलो दोनों चीजें समझ लो आप लोग।
मैं दोनों ही बातें बता देता हूं आपको। अगर 3D डिफरेंट है तो दो चीजें हो सकती है, या तो वो कन्फर्मर है, मतलब 3D केवल रोटेशन वाली चेंज है, बाकी 3D चेंज नहीं है, केवल रोटेशन के थ्रू चेंज है, केवल शक्लें बिगड़ी हुई हैं बस, केवल शक्लें बिगड़ी हुई हैं बस, इवन चेंज करके छोड़ दिया, दैट्स ऑल। तो फिर वो क्या है? कन्फर्मर। अब अगर कन्फर्मर ऑप्शन में नहीं है, पहले कन्फर्मर है, वो कन्फर्मर ऑप्शन में नहीं है, तो फिर मैं बोलूंगा एक्चुअली वो आइडेंटिकल ही है, केवल शक्लें बिगड़ी हुई हैं। याद रखना, अगर बिगड़ी हुई शक्ल में ऑप्शन कन्फर्मर है ऑप्शन में वहां, तो फिर कन्फर्मर पहले आंसर है। मेरे कहने का मतलब है मैंने ये ले लिया CHOHOH OHH CH2OH, चलो इसको भी Br लिख देता हूं, इसको भी Cl लिख देता हूं, ये लीजिए। और मैंने एक और कंपाउंड लिया है ना, मैंने इसमें इवन चेंजेस कर दिए, OH यहाँ, CHO यहाँ, और CHO यहाँ, H यहाँ, Br यहाँ, CH2OH यहाँ, फाइनली CH2OH यहाँ, Cl यहाँ। अगर मैं इन दोनों कंपाउंड को देखूं तो आप जब RSS सॉल्व करोगे तो जो इसका आएगा वही इसका आएगा, जो इसका आएगा वही इसका आएगा, क्योंकि मैंने तो इवन चेंजेस किए, 3D सेम ही रहनी है। लेकिन वैसे देखा जाए तो चीज अलग अलग दिख रही है, तो एक्चुअली ये दोनों कंपाउंड आपस में कन्फर्मर हैं। तो अगर वह कन्फर्मर ऑप्शन में है देन बहुत अच्छे, अगर कन्फर्मर ऑप्शन में है बहुत अच्छे, बट मैक्सिमम टाइम 99.99% वहां कन्फर्मर ऑप्शन में होता ही नहीं है। क्लियर? तो आप याद रखेंगे, जब इसका RS कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, यहां निकालेंगे, तो जो यहां आएगा वही अभी इस वक्त यहां आएगा, क्योंकि मैंने केवल इवन चेंज ही तो कर रखे हैं। तो करेक्ट आंसर तो कन्फर्मर है, क्योंकि बिगड़ी हुई शक्ल का मतलब मैंने रोटेशन करा के छोड़ दिया, तो कन्फर्मर तो ये है ही। लेकिन अगर कन्फर्मर ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि दीज आर होमोमर। क्यों बोल दिया? बिकॉज कन्फर्मर तो रूम टेम्परेचर पे चलते ही रहते हैं। और ये बात समझ, अखिल सर खड़े हैं, ठीक है, अखिल सर बैठ गए, ठीक है, अखिल सर अभी यहाँ पर मारकर उठा लिया, अखिल सर ने चाय पी ली, तो ये क्या हो रहा है? ये कन्फर्मेशनल चेंजेस ही तो हो रहे हैं। कभी मैंने बोर्ड साफ कर दिया, कभी मैं सामने आ गया, कभी मैं उधर चला गया, कभी इधर चला गया, कभी ये बोल दिया, कभी वो बोल दिया, तो these are कन्फर्मेशनल चेंजेस। हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, सोना, ये सब क्या है? कूदना उछलना, ये सब क्या है? कन्फर्मेशनल चेंजेस। आ रही है बात समझ में? तो एक्चुअली अगर मैं कहूं एक बार मैं यूं खड़ा हूं, एक बार मैं यूं खड़ा हूं, आ रही है बात समझ में? तो बोथ आर क्या है? ये हमारे कन्फर्मेशनल चेंजेस ही तो है। तो मैं कहूंगा ये मेरा ये पोज, ये भी मैं ही हूं, दूसरा पोज ये भी मैं ही हूं। आपसे कहीं बताओ ये दोनों कौन है? एक ही है, अलग अलग है? तो आपको यार एक ही है, दोनों अखिल सर है। तो मतलब कन्फर्मेशनल चेंजेस तो हो रहे हैं केवल मेरे। आ रही है बात समझ में? तो ये ध्यान रखना कि कन्फर्मर्स अगर ऑप्शन में नहीं है तो वहां फिर होमोमर को ही हमें टिक करना होता है ना। इसीलिए मैं एक बार आपको अवॉइड कर रहा था इसका जिक्र करवाना, लेकिन चलो पता होना चाहिए हम लोगों को कि एक्चुअली अगर सही आंसर बोलूं मैं एग्जैक्टली तो बोथ आर कन्फर्मर, बट अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो फिर मैं होमोमर ही बोलूंगा। इस बात को आप लोग समझना, ओके। और इसको अभी हम और प्रैक्टिस अभी करेंगे तो और बेटर समझ में आएगा हम लोगों के। और अगर मान लीजिए 3D डिफरेंट इसके सेंस में नहीं है, 3D एग्जैक्टली पूरी तरह से डिफरेंट है, आ रही बात समझ में? मतलब अगर 3D बॉन्ड टूट के डिफरेंट है, बॉन्ड टूट के डिफरेंट होना 3D में, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमर। या इसी को याद करो, हम क्या बोल देते थे? हम इसको बोल देते थे कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। तो आप तो एक ही चीज ध्यान रखना, डिफरेंट का मतलब अपने तो इसी से लेना, इससे तो तब लेना जब वहां ये भी ऑप्शन में है और ये भी ऑप्शन में है, तब दिमाग लगाना, अदरवाइज ज्यादा दिमाग लगाने की हमें कतई जरूरत नहीं है। 3D डिफरेंट का मतलब स्टीरियो आइसोमर या कह दूं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, ठीक है। अब इधर देखो भैया, ये जो डिफरेंट 3D होती है, ये जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, ये जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं, बहुत टाइप के ये स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। क्लियर? जैसे कि दो मॉलिक्यूल्स हो सकता है आपस में एपीमर रिलेशन रखते हो, करेक्ट? तो बताइए, दो एपीमर बड़े आराम से समझ में आते हैं। एपीमर हम जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं। एपीमर्स आर द स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच कंटेन मल्टी कायरल सेंटर्स, 3 या 3 से भी ज्यादा, पर केवल एक कायरल सेंटर पर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो हम उन्हें क्या बोल देते हैं? एपीमर, केवल एक पर। और आप याद करो, एपीमर नहीं तो
हमारे को एनोमर दे दे मान लो 2, तो एनोमर्स की भी हमारे को पहचान है। एनोमर्स वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो केवल एनोमेरिक कार्बन एटम पर ही डिफरेंट 3D रखते हैं। तो हम ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को आपस में क्या कहेंगे? हम कहेंगे एनोमर्स। वो दो रिलेशनशिप क्या रखते हैं? एनोमर्स। इज इट क्लियर? तो एपीमर्स हो गए, एनोमर्स हो गए। अब देखिए एक टर्म होती है डायस्टीरियोमर्स। ये चलो डायस्टीरियोमर्स भी हटाओ, इसको हटाओ भी एक बार, बाद में देखेंगे इसको। उससे पहले मैं लेता हूं जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स साफ साफ दिखते हैं। ये सिस है, ये ट्रांस है, ये ई है, ये जेड है, ये सिन है, ये एंटी है, ये सब हम लोग समझते हैं। तो एपीमर, एनोमर, जियोमेट्रिकल, ये तो बड़े आराम से समझ में आते हैं, साफ साफ दिखते भी हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इनके अंदर। तो अब साथ में हमारे को एक चीज और क्लियर होनी चाहिए। हम इतने टाइम से स्टीरियो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इतने लेक्चर हम लोग कर चुके हैं, हमें पता है ये एपीमर्स आपस में, दो एपीमर्स आपस में मिरर इमेज नहीं है, दो एनोमर्स आपस में मिरर इमेज आइसोमर्स नहीं है, दो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स भी आपस में मिरर इमेज आइसोमर्स नहीं होते। और ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम क्या बोलते हैं? डायस्टीरियोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स which are not mirror images of each other are called डायस्टीरियोमर्स। इसका मतलब मान लीजिए हमें ग्लूकोज दे दे, एक गैलेक्टोज दे दे, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में रिलेशनशिप पूछ ले। हमें पता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 एपीमर, बट बताइए वहां अगर एपीमर ऑप्शन में ही नहीं है तो हम ये कह सकते हैं ना कि बोथ आर डायस्टीरियोमर्स बिकॉज बोथ स्टीरियो आइसोमर्स आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ एपीमर ऑप्शन में नहीं है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के लिए, या अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज के लिए ऑप्शन में, वहां एनोमर ऑप्शन में नहीं है। तो जब ये मेन पॉइंट्स ऑप्शन में नहीं होते तो फिर हमें इन सब को और भी क्या कहना आना चाहिए, जिसे हम टर्म कह रहे हैं डायस्टीरियोमर्स। तो दो एपीमर्स को आपस में, दो एनोमर्स को आपस में, दो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स को हम आपस में और क्या कह सकते हैं? और हम इन्हें डायस्टीरियोमर्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डायस्टीरियोमर्स। तो ये क्लियर रखेंगे हमारे दिमाग में कि हम इन्हें डायस्टीरियोमर्स भी कह सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर। आ गई बात समझ में? अब मैं आता हूं फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ भी बिल्कुल क्लियर है, क्या है? कन्फर्मेशनल एनेंशियोमर्स। फोर्थ रिलेशन होता है कन्फर्मेशनल एनेंशियोमर्स। ओके, और कन्फर्मेशनल एनेंशियोमर्स कौन होते हैं ये हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये कंपाउंड लिया, ये लीजिए, ये कोई ग्रुप लिया G और ये G, करेक्ट, और मैंने इसकी एक मिरर इमेज बनाई। ये लीजिए, ये मिरर इमेज है। पहले तो ये बताओ क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज आइसोमर है? हम कहेंगे यस। क्या ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज है? एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज है? हम कहेंगे नो, ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज तब होते हैं जब मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री लगता है। क्लियर? और हमारे को ये पता है कि ये साइक्लोहेक्सेन 1,2,6 सिमिलर का केस है, और हमें पता है इसमें कोई प्लेन नहीं है। याद कीजिए, ये एक G ऐसे है और एक G ऐसे है, दैट इज साइक्लोहेक्सेन 1,2,6, और इसकी ये मिरर इमेज है। ये लीजिए, ये G ऐसे है, ये G ऐसे है। क्या ये एक दूसरे के ऊपर क्या ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज है? तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि इस कंपाउंड में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। आपको मैंने कहा है कि कोई भी इसके अंदर ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री भूल के भी मत लगा देना, ये वाला प्लेन नहीं होता है, करेक्ट, क्योंकि यहाँ इस कंपाउंड की चेयर फॉर्म है ये, और चेयर फॉर्म में आपको इस प्रकार का कोई प्लेन नजर
नहीं आ रहा है, ऑलवेज रिमेंबर। ओके, तो मैंने कहा इन कंपाउंड्स के अंदर ये कोई प्लेन नहीं है, ना कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो इसका मतलब ये इसके ऊपर या ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं है, इसका मतलब बोथ आर एनिंशोमर। तो ये तो मैंने एनिंशो वर्ड क्लियर कर दिया। अब मैं ये कह रहा हूं कि एक्चुअली अपन मॉडल से समझ सकते हैं इसको, लेकिन हमने कहा कि मॉडल अपने पास ऐसे फ्लेक्सिबल मॉडल्स नहीं होते अवेलेबल, तो हम इसको फॉर्मूला बेस्ड कैसे याद कर रखा है हम लोगों ने कि साइक्लोहेक्सेन 1,2 सिस सिमिलर। अगर कोई कंपाउंड है, साइक्लोहेक्सेन है 1,2 पोजीशन पर, सिस स्टीरियो के साथ सिमिलर ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज तो नहीं होता, लेकिन इंटर कन्वर्टेबल होता है बाय कन्फर्मेशन। इंटर कन्वर्टेबल बाय कन्फर्मेशन, इसलिए हमने ये वर्ड क्या जोड़ दिया, कन्फर्मेशनल। यानी दो एनंशियोमर एक दूसरे में वाया कन्फर्मेशन इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये दोनों आपस में क्या है, कन्फर्मेशनल एनंशियोमर। तो ये वाला जो केस है वो फिक्स है, ये वाला केस तो फिक्स है। साइक्लोहेक्सेन में 1,2 पोजीशन पर सिस स्टीरियो के साथ अगर सिमिलर ग्रुप्स हैं, तो उस कंपाउंड का जो मिरर इमेज है वो एनंशियोमर नहीं है, उसका वो कन्फर्मेशनल एनंशियोमर कहा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। करेक्ट, तो हम कहते हैं कन्फर्मेशनल एनंशियोमर, जियोमेट्रिकल, एनोमर और एपीमर, ये चार रिलेशन तो ऐसे हैं कि अगर मैं ये दो पेयर आपको दे दूं, दो एपीमर दे दूं, दो एनोमर दे दूं, दो जियोमेट्रिकल दे दूं, दो कन्फर्मेशनल एनंशियोमर दे दूं, तो दोनों मॉलिक्यूल चीख चीख के कहते हैं, इशारा करते हैं कि भाई हम ये हैं, आराम से टिक कर ले भाई। तो ये चारों पहचान में आते हैं और ना ही इन चारों में कभी कोई गड़बड़ी होती है। इन चारों को सॉल्व करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्लियर, हमारे को जो प्रैक्टिस करनी है, हमारे को जिसमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए वो है, दो मॉलिक्यूल्स अगर आइडेंटिकल हैं वो पहचान करना आना चाहिए, दो मॉलिक्यूल एनंशियोमर्स हैं वो पहचान करना आना चाहिए, और दो मॉलिक्यूल अगर डायस्टीरियोमर्स हैं वो पहचान करना आना चाहिए। हमें तो एक्चुअली इन तीन कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करनी है, बाकी ये सब कुछ हमारा आराम से सॉल्व होता है। हमारा सॉल्व होता है आराम से मॉलिक्यूलर फार्मूला देख के होमोलॉग्स हम पहचान लेंगे, हम सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स भी देख लेंगे। उसके बाद जब हम 3D देखेंगे तो 3D के केस के अंदर हम ये बातें भी सॉल्व कर लेंगे। हमारे को प्रैक्टिस किसकी होनी चाहिए, एनंशियोमर की, आइडेंटिकल की एंड डायस्टीरियोमर की। और ये मान के चलना अब अपनी जो ये क्लास है ये इन तीन चीजों के इर्द गिर्द चलेगी, इसकी बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस हम लोगों की होनी चाहिए। पहले हम आधे घंटे थ्योरी पढ़ेंगे इसकी, कैसे कैसे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं एनंशियोमर्स के, आइडेंटिकल के, पहले दिमाग में ये सेट करेंगे, और फिर हम 30-35 मॉलिक्यूल्स मतलब 30-35 पेयर्स लेंगे और उनके बीच में रिलेशनशिप्स निकालेंगे, ताकि बहुत अच्छे से इस टॉपिक की हमारी प्रैक्टिस हो जाए, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आप दो मॉलिक्यूल के बीच में रिलेशनशिप कुछ भी निकालो, सही निकालो गलत निकालो, वहां ऑप्शन में मिलेगा। भाई आप दो मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलेशनशिप निकालोगे तो क्या निकालोगे, आइडेंटिकल, एनंशियोमर, डायस्टीरियोमर, एक का और कोई मिल रहा है वहां पे, तो आइडेंटिकल, एनंशियोमर, डायस्टीरियोमर, ये तीन चीजें तो हमेशा ऑप्शन में होती है। करेक्ट, तो आप चाहे सही निकालो चाहे गलत निकालो, आपको आंसर तो दिख रहा है, कुछ तो आएगा ही, लेकिन सही है कि गलत है ये तो वहां के पता लगता है जब आंसर की आती है। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत होनी जरूरी है। प्रैक्टिस अगर इस टॉपिक की है तभी कॉन्फिडेंस आएगा, बिकॉज हमारे यहाँ कोई फॉर्मूला तो है नहीं इसमें कि भाई हमने कोई डेरिवेशन लगा दी, एक फॉर्मूला लगा दिया, अप्लाई कर दिया और सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 800 पिकोमीटर, 900 पिकोमीटर, 20 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ तो है नहीं। यहाँ हमारी इमेजिनेशन पावर है, ठीक है, हमारा इसको सोचना है, समझना है, 3D अज्यूम करनी है। तो यहाँ हर स्टूडेंट की ये जो 3D अज्यूम करने की कैपेसिटी होती है ये अलग अलग होती है। आई बात समझ में, बस उस 3D को आज समझना है। जैसे मैं मॉलिक्यूल को देख रहा हूं, अप्रोच कर रहा हूं, आपको वो अप्रोच करनी सीखनी है कि मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूं, मैं कैसे देख रहा हूं किस प्रकार के मॉलिक्यूल्स को, बस वो चीज अपने को समझनी है। आ रही है बात समझ में? तो हमारे को केवल अब आज ये तीन जो मॉलिक्यूल्स मैंने बोले, एनंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स और आइडेंटिकल, इसका बहुत अच्छा प्रैक्टिस करना है, और मॉलिक्यूल्स का इमेजिनेशन और मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उस अप्रोच को समझना है। ओके, तो सबसे पहले अब आप लोग हेडिंग डालेंगे एनंशियोमर्स। अब एनंशियोमर्स के जब रिलेशनशिप होती है तो कितने प्रकार के सवाल बनाए जा सकते हैं, कैसे कैसे पूछा जा सकता है, पहले तो वो थ्योरी हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो हेडिंग डालिएगा एनंशियोमर्स।
हेडिंग डालेंगे एनेंशियोमर्स। देखिए सबसे पहले तो एनेंशियोमर का बेसिक मीनिंग क्लियर होना चाहिए हम लोगों को। एनेंशियोमर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हमारे को ये क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल दिमाग में माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एनेंशियोमर? तो एनेंशियोमर का एग्जैक्टली मतलब क्या है? एनेंशियोमर का मतलब है मिरर इमेज आइसोमर्स विच आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। द मिरर इमेज आइसोमर्स which are not superimposable, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर्स। क्लियर? यानी दो मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं हो सकते, तो हम इन दो मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे यार? एनेंशियोमर्स कहलाएंगे। क्लियर? तो एनेंशियोमर्स का मतलब हो गया, एनेंशियोमर की डेफिनेशन हो गई मिरर इमेज आइसोमर्स, मिरर इमेज आइसोमर्स which are not superimposable on each other, called एनेंशियोमर्स। क्लियर? अब क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स को है ना, ये इस वर्ड में बड़ी प्रॉब्लम होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नॉट सुपर इम्पोजेबल? ठीक है, इस नॉट सुपर इम्पोजेबल का सर मतलब क्या होता है? ये क्या है? ये क्या है? राइट? क्योंकि टेक्निकल वर्ड है, इसका मतलब पता होना चाहिए, बाकी सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। इसका मतलब क्या है? नॉट सुपर इम्पोजेबल, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते। इसका क्या मतलब है? जिसको 11वीं 12वीं क्लास में अपन हाथ के एग्जाम्पल समझते हैं, ये हाथ एक दूसरे के ऊपर देखो सुपर इम्पोज नहीं हो सकता, ये है, तो कोई मतलब नहीं है इसको तो छोड़ो। काम की चीज क्या है वो सुनो। नॉट सुपर इम्पोजेबल का क्या मतलब है? पहले तो ये समझो कि मान लीजिए हमने कोई भी एक मॉलिक्यूल लिया, कोई भी एक मॉलिक्यूल है और इसकी कोई एक मिरर इमेज हमारे को दिखाई दे रही है। अब ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं है, इसका मतलब ये है इस मॉलिक्यूल को आप कैसे भी उठा के पटक के घुमा के फिरा के कैसे उठा पटक करके आप इस मॉलिक्यूल को क्या बिल्कुल वैसा का वैसा बता सकते हो क्या? बिल्कुल वैसा का वैसा दिखा सकते हो क्या जैसा ये है? बात समझ में आ रही है? मिरर इमेज वैसी की वैसी नहीं होती। मिरर इमेज के अंदर व्यूज में फर्क होता है। जैसे मान लीजिए मेरी इमेज है, मैं यहां आईना लगाऊं तो मेरी इमेज क्या बनेगी? मैं इधर देख रहा हूं, इमेज इधर दिखेगी, तो दैट इज द मिरर इमेज। वैसे इस मॉलिक्यूल की एक इमेज बनेगी यहां, राइट? तो वो इमेज दिखेगी, वो इमेज की 3D इसकी जैसी थोड़ी है, नहीं। मिरर इमेज की 3D अलग होती है, अपोजिट 3D होती है। अब ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज का मतलब होता है कि इसकी 3D आप इस मॉलिक्यूल को कैसे भी उठा पटक करके घुमा के फिरा के इधर उधर रोटेट करके कैसे भी करके ऐसा दिखा दो कि आपको अरे यार ये तो वही है जो ये है। मतलब आपने कैसे भी करके उसको ऐसे बता दिया कि ये ही है। इसे कहते हैं सुपर इम्पोज होना। आई बात समझ में? और अगर आप ऐसा नहीं कर पाओ कि नहीं यार ये बिल्कुल वैसा का वैसा तो नहीं दिख रहा, आई बात समझ में? ये इमेज इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रही, मतलब ये इमेज बिल्कुल वैसी की वैसी नहीं दिखाई जा सकती, तो हम इसको कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो मैंने कहा मॉलिक्यूल को कैसे भी घुमाओ फिराओ उठाओ पलटो, 180 डिग्री 90 डिग्री 50 डिग्री 70 डिग्री आपकी इच्छा है वैसे करो। बस इतना याद रखना, फिशर में जरा सावधानी रखना कि वो फिशर आउट ऑफ द प्लेन नहीं घुमाना है। बस एक ही बात का ख्याल रखना, फिशर अगर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है तो फिशर को आप आउट ऑफ द प्लेन बस नहीं घुमाओगे, दैट्स ऑल। बाकी कोई परेशानी नहीं है। कोई मॉलिक्यूल हो, वेज डैश हो, कोई न्यूआंस हो, कोई सोहर्स हो, कोई चेयर फॉर्म हो, कोई साइक्लिक फॉर्म हो, 3 मेंबर रिंग हो, 4 मेंबर रिंग हो, 5 मेंबर रिंग हो, अट्रम हो, कुछ भी हो, उसको कैसे ही भी आप घुमाओ फिराओ उल्टा पलट अल्टी पल्टी गुल्लामाटी खिलाओ, कुछ भी करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट जरा फिशर का ध्यान रखना है ना। तो अब क्या होता है सुपर इम्पोजेबल का मतलब तो मैंने आपको समझा दिया। नॉट सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल का क्या मतलब है? एक कंपाउंड
उसकी कोई ना कोई मिरर इमेज है, और हम ये कह रहे हैं कि इस मिरर इमेज को कैसे भी घुमा के फिरा के अलट के पलट के अगर आप बिल्कुल वैसा का वैसा बता दो जैसा ये मॉलिक्यूल है, तो आप कहोगे ये और ये आइडेंटिकल है, यानी ये इसके ऊपर सुपर इंपोज हो गया, ये एक ही चीज है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाओ तो आप कहोगे नहीं ये सुपर इंपोज नहीं है, दैट मींस ये पेयर ऑफ एनेंशियोमर है। अब क्या हम ऐसे सुपर इंपोज करा करा के देखेंगे? तो हमारा आंसर है नो, कभी नहीं। हम सुपर इंपोज नहीं कराएंगे बिकॉज इट इज ए टफ जॉब। सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो करने में तो अजीब सा होगा ही होगा। तो ये मॉलिक्यूल हम सुपर इंपोज होते हैं कि नहीं होते हैं, ये हम कभी भी करा के नहीं देखेंगे। तो फिर हम करेंगे कैसे? तो सुने, अगर कोई दो मॉलिक्यूल्स हमें आपस में मिरर इमेज नजर आ रही हैं, तो हम दोनों में से किसी भी एक में प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक कर लेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक कर लेंगे। अगर दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट है, अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज इनमें प्रेजेंट है, तो ये मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इंपोज होगा। और अगर बोथ आर एब्सेंट, अगर दोनों चीजें एब्सेंट है, तो मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होगा। आगे बात समझ में? अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों एब्सेंट है, तो ये कंपाउंड अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होगा। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों में से अगर एक भी मॉलिक्यूल में लग रही है, तो शर्तिया वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इंपोज होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे बात समझ में? आपको कहीं सुपर इंपोज कराने की जरूरत नहीं है। आपको केवल ये देखना है कि अच्छा दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं, तो आपको केवल एक मॉलिक्यूल को लेना है और चेक करना है इसमें प्लेन है क्या, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या। अगर है तो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इंपोज होगा, और अगर नहीं है, दोनों ही चीजें नहीं है, तो ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होगा। तो अब मैंने क्या कहा? मिरर इमेज आइसोमर व्हिच आर नॉट सुपर इंपोजेबल ऑन ईच अदर कॉल्ड एनेंशियोमर, ये कहा। अब नॉट सुपर इंपोजेबल के लिए शर्त क्या है ना? अगर नॉट सुपर इंपोजेबल के लिए शर्त क्या है, तो वो शर्त भी मैं लिख देता हूं। नॉट सुपर इंपोजेबल के लिए शर्त ये है, इन द मॉलिक्यूल plane of symmetry POS and center of symmetry COS, plane of symmetry sigma, center of symmetry I, in the molecule both plane of symmetry and center of symmetry should be absent, दोनों का एब्सेंट होना जरूरी है। should be absent in the molecule both plane of symmetry and center of symmetry should be absent। मॉलिक्यूल के अंदर plane of symmetry and center of symmetry दोनों का एब्सेंट होना जरूरी है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, तो वो मॉलिक्यूल कभी भी अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होगा। यानी मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएंगे? पेयर ऑफ एनेंशियोमर, ऑलवेज रिमेंबर। आ गई मेरी बात समझ में यहां तक? हाँ भाई। अब देखिए एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, ये तो मैंने समझा दिया। द मिरर इमेज आइसोमर which are not superimposable are called enantiomer। और not superimposable कब? उसकी कंडीशन क्या है कि plane of symmetry मॉलिक्यूल में and center of symmetry इन दोनों का एब्सेंट होना जरूरी है। both should be absent, always remember। आ गई मेरी बात समझ में? क्लियर? अब हमारे को यहाँ सवाल कैसे बनेंगे, कितने कैसे कैसे सॉल्व करने हैं, ये बातें समझनी है। थ्योरेटिकल बात तो हमारे समझ में आ गई, राइट? कंडीशन क्या है नॉन सुपर इम्पॉसिबिलिटी की, ये भी हमने देख ली। मोटी मोटी बात तो समझ में आ गई, बट इससे सवाल सॉल्व नहीं होता है ना। सवाल कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन पर अप्रोच कैसे करना है, कैसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं और उनको सॉल्व कैसे किया जाता है, अब मैं बात उनकी करूंगा। क्लियर? तो चलिए अब मैं शुरू करता हूं कैसे कैसे केस इसके अंदर बनाए जा सकते हैं। मैं एक एक केस को वन बाय वन आपसे डिस्कस करता हूं, आप लोग समझना पड़ेगा। देखो
देखो कैसे कैसे केस बनते हैं, मैं एक एक केस आपसे डिस्कस कर लेता हूं। देखिएगा, पहला केस मान लीजिए, बड़े सिंपल सिंपल केस लेंगे और फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। पहला केस, मान लीजिए मॉलिक्यूल में केवल एक कायरल सेंटर है और कुछ है ही नहीं। लेट मॉलिक्यूल कंटेन ओनली वन कायरल सेंटर। लेट molecule contain only one chiral center। मान लीजिए कि मॉलिक्यूल के पास केवल एक ही कायरल सेंटर और कुछ है ही नहीं। ओके, तो यहां पर मैंने क्या किया, ये लीजिए, ये कोई कंपाउंड है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, और ये कोई दूसरा कंपाउंड है, लीजिए क्लोरीन, ये ब्रोमीन, ये आयोडीन और ये फ्लोरीन, ऐसे दे दिया गया और हमसे पूछा गया बताइए व्हाट इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन दीज टू कंपाउंड्स, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो आप क्या करोगे, आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे इनके। याद रहे, अगर एक का कॉन्फ़िगरेशन आर है तो उसके एनेंशियोमर का एस कॉन्फ़िगरेशन होगा, राइट, और अगर एक का एस है तो उसके एनेंशियोमर का आर कॉन्फ़िगरेशन होगा। यानी हम आराम से आरएस कॉन्फ़िगरेशन से सवाल सॉल्व कर सकते हैं और आरएस कॉन्फ़िगरेशन से ही हमें सवाल सॉल्व करना है। इसकी आदत डालें, ये आपकी आदत में होना चाहिए, करेक्ट। तो जब आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन से सॉल्व करेंगे इसको, तो प्रायोरिटी इसकी 1 नंबर हो गई, इसकी 2 नंबर हो गई, इसकी 3 नंबर हो गई। ये लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज एस आंसर। आगे बात समझ में, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया, राइट। 4 नंबर वर्टिकल पे है यानी अवे फ्रॉम द व्यूअर है। अब 1 से 2, 2 से 3, ये लीजिए मूव कीजिए, क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ये आर हो गया। इसका मतलब सिंगल कायरल सेंटर पर आपको अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, तो ये कंपाउंड आपस में क्या हो गए, पेयर ऑफ एनेंशियोमर। तो या तो सवाल बिल्कुल सीधे सीधे इस तरीके से पूछा जाएगा, हमसे हमारे नेट में ऐसा नहीं आता इतना आसान सवाल, बट हाँ अप्रोच समझो, एक बार आप अप्रोच समझो, क्लियर। अब देखते हैं केस 2 की बात करते हैं। केस 2, मान लीजिए मॉलिक्यूल के अंदर एक सिंगल कायरल सेंटर नहीं, बल्कि मॉलिक्यूल के अंदर सिंगल कायरल एक्सिस है, मतलब कायरल एक्सिस का एग्जांपल है, राइट। तो मैंने कहा केस 2 में लेट मॉलिक्यूल कंटेन सिंगल कायरल एक्सिस। मॉलिक्यूल के पास सिंगल कायरल एक्सिस प्रेजेंट है और कुछ भी नहीं है मॉलिक्यूल के पास। अबे क्या मतलब है यार इसका, सिंगल कायरल एक्सिस के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। याद रखना, 2 एलीन्स दे दे हमें, 2 हेमिस्पाइरेंस दे दे हमें, 2 स्पाइरेंस दे दे हमें, 2 बाइफिनाइल्स दे दे हमें, 2 बाइपाइरोल्स दे दे हमें, 2 एडिमेंटेन्स दे दे हमें। आई बात समझ में, इतने सारे एग्जांपल्स बना बना के एग्जामिनर दे सकता है। याद रखना, अगर ऐसे स्थिति में मैं आपको ऐसे ये एक सवाल देता हूं, जैसे ये फ्लोरीन दे दी, ये क्लोरीन दे दी, ये ब्रोमीन दे दी और ये आयोडीन दे दी, क्लियर। और एक मैंने ये कंपाउंड दे दिया, ये लीजिए, एक फ्लोरीन दे दी, एक क्लोरीन दे दी, एक आयोडीन दे दी, एक ब्रोमीन दे दी, और मैंने कहा इन दोनों एलिन्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है ये बताइए। तो क्या आप अपनी इमेजिनेशन पावर लगाओगे यहाँ पर? नहीं भैया, उस पावर को बचा के रखना, उस पावर को ग्रुप थ्योरी में काम में लेना आप लोग। हमारे को कोई इमेजिनेशन पावर नहीं लगानी, शांतिपूर्वक सोफिस्टिकेटेड तरीके से, है ना। आपसे यही कहूंगा, इसका भी आरएस निकाल देना, इसका भी आरएस निकाल देना। अगर दोनों के आरएस सेम आ गए तो आइडेंटिकल कह देना, ऑपोजिट आ गए तो एनेंशियोमर्स कह देना। सबसे बढ़िया तरीका, सीधे सरल। कुछ लोग बड़ी इमेजिनेशन पावर लगाते हैं, अपने घुमाते हैं मॉलिक्यूल को, बड़ी स्टाइल में मारते हैं। नहीं भैया, अपने को ऐसा काम ही नहीं करना, अपने को सिंपल आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना है और बिल्कुल आपको भी आरएस कॉन्फ़िगरेशन ही निकालना है, ये ध्यान रखना। स्टंट मारने से अच्छा है हम आराम से सोफिस्टिकेटेड तरीके से सवाल को सॉल्व करके आगे बढ़ जाएं और हमारी एक्यूरेसी मेंटेन रखें, क्लियर। तो यहाँ आरएस कॉन्फ़िगरेशन हम निकालेंगे और इनके आरएस निकालने हमें आते हैं। वेज एफ डैश क्लोरीन, लेफ्ट में आयोडीन आएगी, राइट में ब्रोमीन आएगी, ये सब बनाने हमें आते हैं। पहले 1 नंबर और 2 नंबर हम वर्टिकल पे देंगे, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। 3 नंबर और 4 नंबर हॉरिजॉन्टल पे देंगे, सॉरी ये 3 नंबर हो गया
और ये 4 नंबर हो गया। फिर 1 से 2, 2 से 3 चलेंगे, ये लीजिए एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब मैं इसकी बात करता हूँ, इसका जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये वेज को या ये डैश हो गया, क्लियर। और यहाँ ये ब्रोमीन हो गया, ये आयोडीन हो गया। एक नंबर इसको दूंगा वर्टिकल, 2 नंबर यहाँ, 3 4 हॉरिजॉन्टल पे दूंगा, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 1 से 2, 2 से 3, ये आर हो गया, तो एक एस हो गया, एक आर हो गया। दैट मींस दीज आर पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स। मेरी बात समझ में आ गई आपको यहां तक, ठीक है। तो याद रखना, ये मैंने एक आपको बेसिक एग्जांपल लेके दिया है। हो सकता है 2 एलिन्स हमें ना दे, बल्कि 2 इवन नंबर में डबल बॉन्ड रखने वाली क्यूमुलिन्स दे दे, हमें 2 ऑर्थो डाइसब्स्टिट्यूटेड बाइफेनाइल्स दे दे, हमें 2 हेमिस्पाइरेंस दे दे, हमें 2 स्पाइरेंस दे दे, हमें इवन नंबर में मिक्सिंग के कंसेप्ट के 2 कंपाउंड्स दे दे, 2 बाइपाइरॉल्स दे दे, ठीक है, 2 बाइनेफ्थॉल्स दे दे, 2 एडमेंटेन्स दे दे, 2 वो जो कंपाउंड्स बताए थे मैंने अदर कंपाउंड्स, वैसे कोई 2 मॉलिक्यूल्स हम लोगों को दे दे और उनके बीच में रिलेशनशिप पूछ ले, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है इनका सबसे बढ़िया तरीका है आरएस कॉन्फ़िगरेशन को आइडेंटिफाई करना। आरएस कॉन्फ़िगरेशन से आप आराम से ऐसे सवाल सॉल्व कर सकते हो, ये आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए अब मैं आता हूं केस 3 पे। ओके, यहां ध्यान रखना, देयर इज अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, काफी वैरायटी यहां बन सकती है, वो सारी वैरायटी मैंने अभी आपको बोल के बता दी है, ध्यान रखिएगा। अब मैं आता हूं केस 3 पे। देखिए केस 3 क्या है उसे भी जरा देख लें। केस 3 के अंदर हम क्या करेंगे, है ना। अब मान लीजिए कायरल एक्सेस वाला एग्जांपल नहीं है, मैंने कहा मान लीजिए कि मॉलिक्यूल में कायरल प्लेन है, मतलब कायरल प्लेन के एग्जांपल्स हैं। कायरल प्लेन का मतलब क्या हो गया, हमें 2 अंसा कंपाउंड्स दे दे, हमें 2 पैरासाइक्लोफेन्स दे दे, हमें 2 ट्रांससाइक्लोऑक्टेन्स दे दे और दोनों के बीच में रिलेशनशिप पूछ ले। तरीका आरएस कॉन्फ़िगरेशन, अगर दोनों के आरएस सेम आ जाए तो आइडेंटिकल है, ऑपोजिट आ जाए तो वो पेयर ऑफ एनेंशियोमर है। क्या मतलब, देखिएगा केस 3, लेट मॉलिक्यूल कंटेन सिंगल कायरल प्लेन। अब सिंगल कायरल प्लेन, सिंगल कायरल एक्सिस का मतलब क्या है, इसको जरा समझना। इसका मतलब है मॉलिक्यूल में स्टीरियो दिखाने की केवल वही प्रॉपर्टी है, साथ में कोई एडिशनल प्रॉपर्टी नहीं है। इसको भी मैं समझाऊंगा, थोड़ी देर रुको, देखो अभी समझाता हूं। लेट मॉलिक्यूल कंटेन सिंगल कायरल प्लेन, और कुछ नहीं है, बस कायरल प्लेन वाला एग्जांपल है। ये लीजिए, मैंने ये 2 मॉलिक्यूल्स आपको दिए, लीजिए, करेक्ट। ये लीजिए, मैंने कहा व्हाट इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन दीज 2 कंपाउंड्स। तो सबसे बढ़िया तरीका है ना, सबसे बढ़िया तरीका आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल दीजिए, करेक्ट। सबसे बढ़िया तरीका आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर। अंसा कंपाउंड के आरएस कैसे निकालते हैं हम लोग सब जानते हैं, हम लोग परिचित हैं इन सब चीजों से। क्लॉकवाइज मूवमेंट, दैट इज द आर कॉन्फ़िगरेशन, राइट। इधर देखिएगा, यहाँ ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, एंटी क्लॉकवाइज एस कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब ये हुआ बोथ आर पेयर ऑफ एनेंशियोमर। ये लीजिए, 2 अंसा कंपाउंड को हम आराम से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अब अगर मान लीजिए मैं 2 ट्रांससाइक्लोऑक्टेन्स आप लोगों को देता हूं, राइट। ये लीजिए, 2 ट्रांससाइक्लोऑक्टेन मैंने बनाई, ये लीजिए, एक ट्रांससाइक्लोऑक्टेन ये है और एक ट्रांससाइक्लोऑक्टेन ये है, करेक्ट। ये 2 ट्रांससाइक्लोऑक्टेन है और हमसे पूछा गया है, बताइए व्हाट इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन दीज 2 ट्रांससाइक्लोऑक्टेन। तो मैंने क्या बोला, हम आरएस निकालेंगे, राइट। हम इमेजिनेशन नहीं लगानी हमारे को, फिर कह रहा हूं हमें आरएस निकालना है। अगर दोनों का आरएस सेम आ जाए तो हम कहेंगे ये आइडेंटिकल है, और अगर दोनों का आरएस अपोजिट आता है तो ये पेयर ऑफ एनेंशियोमर है, ऑलवेज रिमेंबर। तो मैं आरएस निकालता हूं, याद कीजिए ट्रांससाइक्लोऑक्टेन के आरएस कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने क्या बोला था कि इन ऑर्डर टू असाइन द आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन ट्रांससाइक्लोऑक्टेन वी विल मूव फ्रॉम नॉन प्लेनर टू प्लेनर पार्ट।
If movement is clockwise, then the configuration is R. If movement is anti-clockwise, then the configuration is S. But the condition is double bond should lies away from the viewer. If it lies towards the viewer, then answer will be reversed. ये सब कुछ मैंने आप लोगों को पढ़ाया है. ओके, तो मैं यहाँ सबसे पहले नॉन प्लेनर पार्ट ये रहा भैया, नॉन प्लेनर पार्ट हमारा. ये कौन सा है? प्लेनर पार्ट. तो भाई नॉन प्लेनर से प्लेनर पार्ट की ओर जरा मूवमेंट करा हमने, और ये मूवमेंट देखो बड़े एटम से एटम, एटम से एटम, एटम से एटम चल रहा है, हवा में नहीं चल रहा. मैंने कहा था ऐसे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता एटम से एटम चलना. करेक्ट. ये मूवमेंट कैसा है? ये मूवमेंट क्लॉकवाइज मूवमेंट है. ये मूवमेंट कैसा है? क्लॉकवाइज मूवमेंट. और क्लॉकवाइज मूवमेंट का मतलब कॉन्फ़िगरेशन इज R. बट डबल बॉन्ड लाइज टूवर्ड्स द व्यूअर. पूरा दिख रहा है, इसका मतलब टूवर्ड्स द व्यूअर है. तो हम अपने आंसर को रिवर्स करेंगे, यानी एक्चुअली S इज द कॉन्फ़िगरेशन. एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन क्या है? S. करेक्ट. आगे देखेंगे. अब अगर मैं अगर यहां पर बात करता हूं तो वही नॉन प्लेनर पार्ट ये रहा हमारा, है ना, क्योंकि आपको बता रखा है ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, फिर ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8. राइट. ये 6 और 7 नॉन प्लेनर से प्लेनर पार्ट की ओर चलना है मेरे को. वही तो नॉन प्लेनर से प्लेनर पार्ट की ओर देखो मूव कर रहा हूं. बताइए मूवमेंट कैसा है? मूवमेंट क्लॉकवाइज है. और क्लॉकवाइज मूवमेंट का मतलब क्या होता है? आर कॉन्फ़िगरेशन. ये लीजिए, और आर कॉन्फ़िगरेशन ऐसे की ऐसे रहेगा. हम कहेंगे यस, ये ऐसे की ऐसे रहेगा बिकॉज डबल बॉन्ड लाइज अवे फ्रॉम द व्यूअर. तो हम अपने आंसर को रिवर्स नहीं करेंगे. तो देखो इस ट्रांसाइक्लोऑक्टेन का कॉन्फ़िगरेशन एस आ रहा है और इस ट्रांसाइक्लोऑक्टेन का कॉन्फ़िगरेशन आर आ रहा है. तो एक का एस और एक का आर. इसका क्या मतलब है? ये पेयर ऑफ एरेंजोमर्स है. ये मैंने आपसे केस 3 भी डिस्कस कर लिया कि मान लीजिए हमें 2 अंसा कंपाउंड दे दें, हमें 2 पैरासाइक्लोफेन्स दे दें, हमें 2 ट्रांसाइक्लोऑक्टेन्स दे दें, तो ये आइडेंटिकल है या एरेंजोमर्स हैं. इनको पता कैसे करेंगे? मैंने कहा आरएस कॉन्फ़िगरेशन से करेंगे. क्लियर. ये बात हुई आपके केस 3 की. अब मैं आता हूं केस 4 पे. केस 4 को भी समझो. देखो केस 4 भी बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है. केस 4 में क्या होगा? हमें 2 हेलिकल शेप मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे. क्या गिवन होंगे? 2 हेलिकल शेप मॉलिक्यूल्स. करेक्ट. 2 हेलिकल शेप अगर मॉलिक्यूल्स गिवन है तो वही आरएस कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफाई करना हम लोगों को. 2 हेलिकल शेप मॉलिक्यूल के लिए क्या आइडेंटिफाई करना है? आरएस कॉन्फ़िगरेशन. और जब आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफाई करोगे तो एक्चुअली वहां आर या एस नहीं बोला जाता, वहां बोला जाता है एक प्लस और एक माइनस. एक प्लस बोला जाता है और एक माइनस. क्लॉकवाइज मूवमेंट प्लस, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट माइनस. तो हमारे को 2 हेलिकल शेप मॉलिक्यूल्स मिलेंगे. तो मैंने कहा केस 4. और केस 4 के अंदर मैंने क्या बोला? मान लेते हैं हमें 2 हेलिकल शेप मॉलिक्यूल गिवन है. लेट मॉलिक्यूल कंटेन हेलिकल शेप कंसेप्ट ओनली. ऐसे कह देते हैं भाई. मॉलिक्यूल के अंदर मान लिया केवल हेलिकल शेप का कंसेप्ट है और कोई कंसेप्ट है ही नहीं. तो मैं क्या बोल दूंगा? अगर एक का प्लस आता है और एक का माइनस आता है तो पेयर ऑफ एनेंशियोमर, या एक का माइनस आता है और एक का प्लस आता है तो भी पेयर ऑफ एनेंशियोमर. आगे बात समझ में? तो एक का प्लस और एक का माइनस रहेगा, ये हमारे को दिख जाएगा वहां पे. और प्लस और माइनस कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बता रखा है. हेलिकल शेप मॉलिक्यूल्स में हम हमेशा वेज से डैश की ओर मूव करते हैं. किधर से किधर चलते हैं? वेज से डैश की ओर चलते हैं. और वेज से डैश की ओर अगर चलेंगे तो मैंने क्या बोला? अगर ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो हमारा प्लस, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो माइनस कॉन्फ़िगरेशन कहा जाएगा. ये बात हो गई आपके केस 4 की. ओके. अब मैं आता हूं केस 5 पर. केस 5 समझना. देखो कुछ भी नहीं है केस 5 में. अब थोड़ा सा ध्यान से समझना. देखो अब तक तो क्या था? हर प्रॉपर्टी सिंगल थी. हर प्रॉपर्टी सिंगल प्रॉपर्टी थी. सिंगल कायरल सेंटर, सिंगल हेलिकल शेप, सिंगल कायरल प्लेन, सिंगल हेलिकल शेप. अब तक हर प्रॉपर्टी सिंगल थी. अब मान लीजिए
कंपाउंड्स में प्रॉपर्टी डबल हो गई। डबल का मतलब मान लीजिए कंपाउंड में 2 कायरल सेंटर्स है। अब मैंने कहा लेट मॉलिक्यूल कंटेन टू chiral center। लेट मॉलिक्यूल कंटेन 2 chiral center। माना कि मॉलिक्यूल के अंदर 2 chiral center है। क्लियर? अगर 2 chiral center है तो याद रखना दोनों पे कॉन्फ़िगरेशन निकालो। अगर एक पर RR है और दूसरे मॉलिक्यूल में वहां SS है तो फिर वो क्या है? पेयर ऑफ एनेंशियोमर। अगर मान लीजिए इधर SS है और इधर RR है तो भी वो क्या है? पेयर ऑफ एनेंशियोमर। अगर मान लीजिए इधर RS है और इधर R वाला S हो गया और S वाला R हो गया, याद रखना ये R वाला S हुआ है और ये S वाला R हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो भी वो क्या है? पेयर ऑफ एनेंशियोमर। इधर अगर आपका SR है और इधर RS है, याद रहे ये S वाला R हुआ है और ये R वाला S हुआ है, तो भी वो आपस में क्या है? पेयर ऑफ एनेंशियोमर। तो अगर 2 कायरल सेंटर है, 2 कायरल सेंटर, तो दोनों कायरल सेंटर का RS कॉन्फ़िगरेशन निकलेगा और एनेंशियोमर वो तभी कहलाएंगे जाएंगे जब दोनों पर कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, दोनों पे कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए? ऑपोजिट। ऑलवेज रिमेंबर। ये मैंने बात करी केस 5 की। उतारेंगे आप लोग तो आराम से आप लोग केस 5 को सॉल्व कर लेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी। अब मैं आता हूं केस 6 पर। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग केस 6 जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है। याद रखना केस 6 देखना। केस 6 हाँ जी, केस 6 देखेंगे आप लोग। केस 6 में क्या होगा कि मॉलिक्यूल के अंदर 2 टाइप के स्टीरियोजेनिक सेंटर्स होंगे। मॉलिक्यूल के अंदर 2 प्रकार के स्टीरियोजेनिक सेंटर्स अवेलेबल होंगे, ये ध्यान रखना है ना। तो केस 6 में मैंने कहा लेट मॉलिक्यूल्स कंटेन, भाई अब तक तो क्या था? 2 कायरल सेंटर है तो दोनों कायरल सेंटर है, स्टीरियोजेनिक सेंटर दोनों एक जैसे हैं, बोथ आर कायरल सेंटर। लेकिन अब मैंने कहा वैरायटी कर दी, लेट मॉलिक्यूल्स कंटेन 2 टाइप्स ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर। 2 प्रकार के स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं, 2 प्रकार के। अब क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, जरा देखिएगा आप लोग। इसका मतलब हमने ये लिया कि जैसे मान लीजिए ये मैंने करा फ्लोरीन और ये मैंने किया आयोडीन, येलो, करेक्ट। चलिए, तो आपने एक चीज देखी, इसके अंदर एक तो स्टीरियो इवन नंबर में डबल बॉन्ड इससे मिल रही है ना। एक तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है और एक स्टीरियोजेनिक सेंटर ये खुद कायरल सेंटर है। ये लीजिए, ये 2 प्रकार की चीजें हैं। और अब मैं एक और कंपाउंड लिखता हूं, ये लीजिए, जहां मैंने वेज पर आयोडीन लगा दी, डैश पे फ्लोरीन कर दी, ये ब्रोमीन कर दिया, ये Me कर दिया, ये H कर दिया और ये क्लोरीन कर दी। ये लीजिए, करेक्ट। तो अब आपको क्या करना होता है कि यहां एक्चुअली ये वाकई में पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स हैं। इसके लिए आप यहां इमेजिनेशन पावर नहीं लगाएंगे, आप मिरर इमेज सेट कर रहे हो, फिर सुपर इम्पोज कर रहे हो। अरे ना भैया, ऐसा नहीं करेंगे। हम RS यहां के इसका भी निकालेंगे और हम RS इसका भी निकालेंगे। हम
दोनों जगह आरएस निकालेंगे। अरे जैसे कंपाउंड में दो कायरल सेंटर होते थे तो दोनों कायरल सेंटर का आरएस निकालते थे ना। अब यहां दो कायरल सेंटर ना होके दो प्रकार के स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गया, एक कायरल सेंटर हो गया और एक ये एलिन का कंसेप्ट हो गया। तो आप इसका भी आरएस निकालो, इसका भी आरएस निकालो और यहां भी इसका आरएस निकालो, कायरल सेंटर का भी आरएस निकालो। अगर यहां जो आरएस आए वही आरएस यहां आए तो ये दोनों आइडेंटिकल है। यहां जो आरएस आए दोनों पे ऑपोजिट आए तो ये पेयर ऑफ एनेंटियोमर है। यहां जो आरएस आए उसमें से एक का सेम आए और एक का ऑपोजिट आए तो ये पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स हैं। तो ये तीनों पे कांसेप्ट काम करेगा। कंसेप्ट को समझो, वहां इमेजिनेशन नहीं करना, सिंपल आरएस से सॉल्व कर लेना है सवाल को। तो यहां के आरएस निकाल दो, इसके आरएस निकाल लो। अगर दोनों के आरएस बिल्कुल सेम टू सेम है, आइडेंटिकल, दोनों के अपोजिट है पेयर ऑफ एनेंटियोमर और यहां जो आरएस है उनमें से एक पर सेम है और एक का अपोजिट है तो पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर। ये ध्यान रखना, ये कंसेप्ट्स होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। हमें इमेजिनेशन पावर वगैरह नहीं लगानी होती है, ये ध्यान रखना। जहां लगानी होती है ना वहां लगा लेंगे, लेकिन ऐसा सवालों में नहीं लगाएंगे, आरएस से कर लेंगे फटाफट। तो देखो कहीं दिक्कत नहीं है, आरएस निकालते हैं। ये लीजिए, ये वेज, ये डैश, करेक्ट। और यहां जब आप करोगे ये घुमाओगे तो लेफ्ट में आपका कार्बन आ गया और राइट में आपका ब्रोमीन आ गया, ऐसे घूम गया ना। ये लीजिए, तो एक नंबर क्लोरीन का, दो नंबर इसका, तीन नंबर इसका, चार नंबर इसका। लीजिए, एक से दो, दो से तीन, क्लॉकवाइज। आर इज द आंसर। और अब मैं आरएस एक इस कायरल सेक्टर का भी निकाल देता हूं। एक नंबर इसको दोगे, दो नंबर इसको दोगे, तीन नंबर इसको दोगे, चार नंबर इसको दोगे, ये क्लॉकवाइज हो गया। इसका भी आर कॉन्फ़िगरेशन। लो जी भैया, यहां तो दोनों पे आर आर आ रहा है, इसका भी आर आ रहा है, कायरल का भी आर आ रहा है। आ गई बात समझ में, है ना। कायरल का भी आर आ रहा है। अब आप देखो यहां पर आरएस निकालते हैं। सबसे पहले मैं एलिन का आरएस निकालता हूं, इसका, ये वेज, ये डैश, और यहां आप ये घुमाओगे तो ये लेफ्ट और ये राइट। एक नंबर और दो नंबर हमेशा हम यहाँ पे देंगे, एक और दो। तीन और चार हम हॉरिजॉन्टल पर देंगे, एक से दो, दो से तीन। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब एस। ये लीजिए, ये एलिन का हमने आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल डाला। अब मैं इस कायरल सेंटर का भी आरएस निकाल लेता हूँ। जब कायरल सेंटर का आरएस निकालूंगा तो देखो, अरे यार, यहाँ 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 ये एच था, है ना, तो ये आयोडीन लग गई मुझसे, एच एक्चुअली, ठीक है ना। चलिए, अब मैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहा हूँ। यहाँ पर भी एक नंबर इसको दोगे, दो नंबर इसको दोगे, तीन नंबर इसको दोगे, एक से दो, दो से तीन, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब आर, लेकिन मैं अपने आंसर को अपोजिट करूंगा बिकॉज लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप चार नंबर वेज पर है, तो ये रिवर्स होने के बाद एस आ जाएगा। तो देखो, इसका भी एस आया, इसका भी एस आया, मतलब यहाँ एस एस कॉन्फ़िगरेशन आया। तो देखो अपोजिट हो गए दोनों आरएस, इसका मतलब बोथ आर पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स। तो चीज वही है, कंसेप्ट वही है, बस स्टीरियोजेनिक सेंटर एक से ज्यादा टाइप के हो गए। आ गई मेरी बात समझ में, करेक्ट। बस इतना याद रखना कि अब आगे जाके ये जो मैं एनेंटियोमर में आपको चीजें सिखा रहा हूं, इसको डायस्टीरियोमर पर भी अप्लाई करना और आइडेंटिकल पर भी अप्लाई करना, ये हमेशा याद रखना। क्लियर? क्या मतलब हुआ, कैसे अप्लाई करना कि आरएस अगर पूरी तरह से अपोजिट आ रहे हैं तो अपना एनेंटियोमर आंसर है। बट मान लीजिए यहां आर आ रहा है और यहां पर भी आर आर ही आता, ऐसे शक्लें बिगड़ी भी होती, बट लास्ट में अपना आर आर ही आता, तो हम कहते हैं बोथ आर आइडेंटिकल होमोमर। अगर मान लीजिए यहाँ किसी एक पर आर, किसी एक पर एस आता, तो मतलब आर 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 एस होता, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स, हम उन्हें डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। आगे बात समझ में, इस तरह से हमें रिलेशनशिप निकालनी आनी चाहिए। ये लीजिए, केस 6 में ये मैंने अभी एक एग्जांपल दिया। अब मैं इस पर बेस्ड आपको एक और एग्जांपल देता हूं, उसको देखिएगा जरा। एक एग्जांपल मैं और देता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। देखो, एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, और कुछ भी नहीं है उस एग्जांपल के अंदर, देखना बहुत सिंपल सा एग्जांपल है ना। मैंने क्या किया, मैंने बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, है ना, ये कंपाउंड लिया एक, ओके, और मैंने यहां ये कंपाउंड लिया और मैंने
ये लिया कंपाउंड, ये कंपाउंड लिया। आपको पता है व्हाट इज द रिलेशनशिप, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, करेक्ट। तो इसके अंदर मिक्सिंग क्या है, मोर देन 2 टाइप ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर कौन कौन से हैं, तो मैं कहूंगा यहाँ एक ट्रांसाइक्लोऑक्टीन वाला आरएस है और एक कायरल सेंटर वाला आरएस है। तो यहां पर भी वही ट्रांसाइक्लोऑक्टीन वाला और कायरल सेंटर वाला। तो आप दोनों के आरएस निकालो, अगर दोनों के ऑपोजिट आते हैं तो पेयर ऑफ एनेंटियोमर, दोनों के सेम आते हैं तो कहूंगा आइडेंटिकल होमोमर, और एक पर सेम एक पे अपोजिट आता है तो कहोगे पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर। फटाफट सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। मैक्सिमम लोगों के आंसर सही हैं, फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले मैं ट्रांसाइक्लोऑक्टीन के लिए निकालूंगा नॉन प्लेनर से प्लेनर पार्ट, दैट इज क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट का मतलब हो गया आर, लेकिन चूंकि डबल बॉन्ड टुवर्ड्स द व्यूअर है इसलिए आंसर रिवर्स होगा और यहां बोला जाएगा एस। ठीक है, अब मैं आता हूं कायरल सेंटर के आरएस पर। जब कायरल सेंटर का आरएस निकालूंगा तो प्रायोरिटी ब्रोमीन को 1 नंबर दूंगा, क्लोरीन को 2 नंबर दूंगा, इसको 3 नंबर दूंगा और इसे 4 नंबर दूंगा। तो देखो प्लेन ऑफ द पेपर पे हमारे को 4 नंबर दिखाई दे रहा है, और जब भी कभी ऐसा होता है तो हम यहां इवन चेंजेस करवाते हैं। यहां हम क्या करवाएंगे, इवन चेंजेस, लॉजिक, और इवन चेंजेस हमें करवाने आते हैं, राइट। और मैंने इवन चेंजेस यहां करवाए, देखो भाई करवाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा 4 नंबर को डैश पे ले जाओ और 4 नंबर पे 1 नंबर को ले जाओ। ये लीजिए 4 और 1 को चेंज करो, फिर 2 और 3 को चेंज कर लो, ये 2 और ये 3, ये 1 से 2, 2 से 3, फर्दर एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब एस कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब यहां एस कॉन्फ़िगरेशन हमारे को मिलेगा। और जब आप यहां पर निकालोगे तो यहां आपके पास आर कॉन्फ़िगरेशन आएगा। इसका मतलब एस और आर बोथ आर पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स। इसका मतलब ये दोनों पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स हैं। उतारेंगे। चलिए जी, अब देखिएगा, ऐसे मिक्सिंग के सवाल अगर मिलेंगे तो अब हम आराम से कर लेंगे। हम जान चुके हैं, हम समझ चुके हैं ऐसे सवाल कैसे सॉल्व होते हैं, है ना। अब देखिए कई बार क्या होता है, आरएस की जरूरत नहीं होती है, मतलब आरएस से करना चाहो गलत नहीं है, आप कर सकते हो, बट कई बार सिंपल इमेजिनेशन से भी मामला बैठ जाता है। क्या मतलब हुआ, देखो ऐसे देखो, हमारे को एक ये कंपाउंड दे दिया गया है। अब देखो 7वां केस 7, राइट। ये केस 7 बाय इमेजिनेशन से हम लोगों को करना आना चाहिए, बाय इमेजिनेशन, करेक्ट। मैं इमेजिनेशन की बात कर रहा हूं अभी। ये जो कई बार कुछ साइक्लिक कंपाउंड, कुछ ब्रिज कंपाउंड्स दिए हुए होते हैं, तो उस वक्त फिर आपको इमेजिनेशन करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अपनी क्रिएटिविटी को यूज में लेना है। अब जिसको इमेजिनेशन कहते हैं आप काम में लो। जैसे मैंने एक कंपाउंड ये ले लिया और मैंने एक कंपाउंड ये ले लिया, और मैंने कहा कहिए व्हाट इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन दीज टू प्रोडक्ट्स, इन दीज टू मॉलिक्यूल, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में रिलेशनशिप क्या है। क्लियर। अब क्या हम आरएस निकालेंगे क्या, कि भाई इसका भी आरएस निकालेंगे, फिर इसका भी आरएस निकालेंगे। अरे यार कहाँ आरएस निकालते रहेंगे ब्रिज हेड के, है ना। हमारे को साफ साफ नजर आ रहा है, क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज आइसोमर हैं, तो हम कहेंगे यस, ये एक दूसरे के मिरर इमेज आइसोमर्स हैं, करेक्ट। अच्छा ये बताइए क्या ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज है, तो मैंने कहा सुपर इंपोज हम करवाएंगे ही नहीं। हम तो सुपर इंपोज है या सुपर इंपोज नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी भी एक मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री अप्लाई करेंगे। अगर इसमें प्लेन या सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों में से कोई भी एक चीज है, अगर इस कंपाउंड में प्लेन एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों में से कोई भी एक चीज है, तो हम ये कहेंगे कि ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इंपोज होगा, और नहीं तो
हम कह देंगे सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो बताइए क्या इसके अंदर कोई भी प्लेन या कोई भी सेंटर या इसमें कोई भी प्लेन या कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? कोई भी पीओएस कोई भी सीओएस है क्या? कोई भी सिग्मा या आई है क्या? हम कहेंगे नहीं, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर इसमें कोई प्लेन कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होगा, और वो मिरर इमेज आइसोमर व्हिच आर नॉट सुपर इंपोजेबल ऑन ईच अदर आर कॉल्ड पेयर ऑफ एलन-शोमर। इन्हें हम कहते हैं, ये हमने कोई आरएस कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकाला, बिना आरएस निकाले हमने इमेजिनेशन से इसे सॉल्व किया। तो आपको ऐसे भी करना आना चाहिए। ये ब्रिज कंपाउंड्स में, कुछ साइक्लिक कंपाउंड में ये चीजें अगर आप करोगे तो सवाल फटाफट सॉल्व हो जाते हैं। करेक्ट? तो मिरर इमेज तो साफ साफ दिख रही है, बस ये मिरर आपको लगाना सही तरीके से आना चाहिए। करेक्ट? अब आगे देखो, कई बार क्या होता है, इधर देखो भाई, इधर देखो, अब थोड़ा सा क्रिएटिविटी देखो, समझो चीजों को। कई बार क्या होता है, वो एग्जामिनर बहुत चतुर है, बहुत ही चतुर है वो एग्जामिनर। वो क्या करता है, वो कंपाउंड की जो मिरर इमेज है ना मिरर इमेज, उस मिरर इमेज को जरा घुमा फिरा के रख देता है। मतलब ये कंपाउंड दे दिया उसने, लो जी भाई ये दे दिया, और कहा बताइए व्हाट इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन दीज टू प्रोडक्ट्स, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है ये बताइए। आई बात समझ में? इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है ये बताइए। अब आपको कुछ लोग तो क्या होते हैं, आराम से इसमें मिरर इमेज लगा लेते हैं। वो क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल को बड़ा उठाते हैं और इसको उठा के ऐसे रख देते हैं। ऐसे देखो, इस बोर्ड, इसको उठाया मैंने और इसके सामने लाके रख दिया। ऐसे देखो, उठाया मैंने और सामने लाके रख दिया, तो मेरे को ये मिरर इमेज दिख रहे हैं। ओहो देखो देखो, इसको उठाया मैंने और बिल्कुल ऐसे रख दिया, तो ये आमने सामने की मिरर इमेज नजर आ रहे हैं। बोलो भाई नजर आए? तो एक तरीका तो ये है कि कोई से उठाए और ऐसे के ऐसे यहां मिरर इमेज देख ले, ये लीजिए, गजब देखो। और या फिर कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ जने क्या करते हैं कि भाई वो नहीं उठा पाए, तो वो क्या करते हैं, इसी मॉलिक्यूल को घुमा लिया। उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस मॉलिक्यूल को घुमा लिया, ये लीजिए ऐसे घुमा लिया, प्लेन में ही घुमा लिया। और जैसे ही इस मॉलिक्यूल को प्लेन में घुमाया गया ना, तो इस मॉलिक्यूल को प्लेन में घुमाते ही ये मॉलिक्यूल ऐसा दिखा, और ये मॉलिक्यूल जैसे प्लेन में घुमा के ऐसा दिखा, ये एक दूसरे के मिरर इमेज, साइड मिरर इमेज नजर आने लग गए। तो इसका मतलब ये मिरर इमेज तो है। करेक्ट? बस कलाकारी क्या की हुई थी कि इसकी मिरर इमेज को ऐसे घुमा फिरा के रखा हुआ था। बस जब एग्जामिनर ऐसे काम करता है ना, उस वक्त आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी जरूरी है। आपको मॉलिक्यूल में उठा पटक करनी आनी चाहिए। जो जितनी अच्छी उठा पटक कर लेगा वो उतना ही बड़ा महारथी हो जाएगा इस टॉपिक के अंदर। और जो ये उठा पटक नहीं कर पाता, आलसी आदमी है, जिससे ये उठा पटक नहीं होती है, वो इस टॉपिक के अंदर उसको महारत हासिल नहीं होगी, वो गलतियां करेगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर? तो आपको ये उठा पटक करनी आनी चाहिए। थोड़ा सा इसके अंदर आपको थोड़ी चुलबुलाहट दिखानी पड़ेगी, मॉलिक्यूल के साथ डीलिंग करनी पड़ेगी। करेक्ट? तो मैंने कहा या तो इस मॉलिक्यूल को आपने ऐसे उठा के सामने रख दिया, कोई इसको ऐसे कर गया, कोई इसको यूं घुमा गया, घुमाते ही वो ऐसे दिखने लग गया। यहां से C2 लगाई उसने, ऐसे घुमाया, घुमाते वैसे दिखा, आमने सामने रखा, मिरर इमेज नजर आने लग गई उसको। करेक्ट? अब ये जब मिरर इमेज दिख गई, ये तो पहली स्टेप है, क्योंकि मिरर इमेज का मतलब एनेंटियोमर थोड़ी होता है। गलत बात, मिरर इमेज तो सबकी बनती है भाई। अरे मीथेन की भी बनती है मिरर इमेज। तो मिरर इमेज आइसोमर का मतलब एनेंटियोमर थोड़ी है ना, ये तो अधूरी बात है। मिरर इमेज आइसोमर व्हिच आर नॉट सुपर इम्पोजेबल आर कॉल्ड पेयर ऑफ एनेंटियोमर। और नॉट सुपर इम्पोजेबल के लिए क्या मैं सुपर इम्पोज करा के देखूंगा? गलत बात, सुपर इम्पोज नहीं कराएंगे। हम क्या कराएंगे, हम किसी भी एक मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक कर लेंगे है या नहीं। यदि है दोनों में से कोई भी एक, तो वो कंपाउंड अपनी मिरर इमेज के ऊपर शर्तिया 100% सुपर इम्पोज होगा, और अगर बोथ आर एब्सेंट, वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा। ये मानकर चलना तुम लोग। तो बताइए, इसमें कहीं भी किसी भी कैसी भी 3D में किसी को कोई प्लेन लगा सकता है? कोई है जादूगर, कोई चमत्कारी आदमी ऐसा जो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा दे, मतलब इसके ऐसे दो हाफ बना दे कि दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नजर आए? हम कहेंगे नहीं, ऐसा चमत्कार नहीं किया जा सकता। इसके दो हाफ नहीं बनाए जा सकते जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो। क्लियर? मतलब इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। इसका मतलब ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा। और अगर ऐसा है तो ये पेयर ऑफ
एनेंटियोमर कहे जाएंगे। ये मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों को ये उठा पटक करनी आनी ही चाहिए। आ रही है मेरी बात समझ में? तो जो भी मॉलिक्यूल्स आपको ऐसे इमेजिनेशन के दिए हुए होंगे, याद रखना वो इमेजिनेशन वाले मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, या तो ब्रिज कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड। करेक्ट, ये ध्यान रखना। ओके, चलिए ये मैंने बात करी केस 7 की, और अभी इस पर थोड़ी सी और प्रैक्टिस अभी आगे भी हम करेंगे, क्योंकि अभी तो एनेंटियोमर्स ही है ना। जब आइडेंटिकल भी पढ़ लेंगे, डायस्टेरियोमर्स भी पढ़ लेंगे, तब इस उठापटक में जरा अलग ही मजा आएगा, जब सारी बातें हमारे को क्लियर होंगी। ओके, चलिए तो पेयर ऑफ एनेंटियोमर की मैंने आपको सारी थ्योरी बता दी, सारा मामला खोल के बता दिया है। क्लियर। अब कंपाउंड में बहुत सारे कायरल सेंटर 3 है, तो तीनों पे अपोजिट होने जरूरी है। 4 है, चारों पे अपोजिट होने जरूरी है ना। लेकिन हमने कहा जब 3-3, 4-4 कायरल सेंटर्स होते हैं, तो फिर मॉलिक्यूल को इमेजिनेशन पावर से भी सॉल्व किया जा सकता है। ओके, चलिए ये एनेंटियोमर की बेसिक थीम मैंने आपको समझा दी है, हर तरह से एनेंटियोमर को देखना समझा दिया है। अब मैं डायस्टीरियोमर पे आता हूं। डायस्टीरियोमर्स के ऊपर अब हम लोग डीलिंग चालू करते हैं। तो पहले थ्योरेटिकल पार्ट को समझते हैं, 2-4-5 एग्जांपल की प्रैक्टिस करते हैं, ताकि डायस्टीरियोमर भी बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाए जैसे एनेंटियोमर सेट हुआ है। फिर आइडेंटिकल में भी ऐसे थ्योरेटिकल पार्ट समझेंगे, फिर हम 30-35 मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। ओके, चलो देखो, अब आप हेडिंग डालेंगे डायस्टीरियोमर्स। हेडिंग डालिएगा डायस्टीरियोमर्स। देखो भाई, डायस्टीरियोमर्स का क्या मतलब है, जरा 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 समझना। देखो, डायस्टीरियोमर्स में एक बात तो क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को, कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें केवल एक सिंगल कायरल सेंटर ही है, मतलब केवल एक ही प्रकार का स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें केवल एक ही प्रकार का स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है, एक ही प्रकार नहीं बोलूं मैं, केवल एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है, ऐसे कंपाउंड्स कभी भी अपने 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 डायस्टीरियोमर्स नहीं बनाते। मतलब जिनमें केवल एक कायरल सेंटर होगा, डायस्टीरियोमर नहीं बना सकता। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें केवल एक ही कायरल एक्सेस है, नहीं बनाएगा। केवल एक ही कायरल प्लेन का कंसेप्ट है, नहीं बनाएगा। मतलब एक ही प्रकार के है ना कायरलिटी की प्रॉपर्टी है, ऐसे कंपाउंड अपने डायस्टीरियोमर्स नहीं बनाते। तो हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स हैविंग ओनली वन कायरल सेंटर। देखो, ओनली वन कायरल सेंटर का मतलब ये है कि बस एक कायरल सेंटर ओनली। ऐसा नहीं है कि एक कायरल डाल दिया आपने सेंटर और एक आपने कोई कायरल एक्सेस डाल दिया, तो आपने कहा देखो सर दोनों एक एक ही तो डाले। नहीं, एक कायरल सेंटर का मतलब है बस एक ही कायरल सेंटर, बस 3D बताने वाला, स्टीरियो बताने वाली प्रॉपर्टी ही मॉलिक्यूल में केवल यही है, और कोई दूसरी स्टीरियो बताने वाली प्रॉपर्टी ही मॉलिक्यूल में नहीं है। तो लेट मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल हैविंग ओनली वन कायरल सेंटर, only one chiral axis, only one chiral plane, only one helical shape concept, helical shape concept never form their डायस्टीरियोमर्स। सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि कौन अपने डायस्टीरियोमर नहीं बनाते हैं। करेक्ट, जिनमें केवल एक ही प्रकार की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जहां से मॉलिक्यूल कायरलिटी शो कर रहा है, केवल एक कायरल सेंटर ही है, केवल एक कायरल एक्सिस ही है, केवल एक सिंगल प्रॉपर्टी ऐसी है, तो ऐसे मॉलिक्यूल कभी भी अपना क्या नहीं बनाते, डायस्टीरियोमर नहीं बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग ये उतारेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये उतारेंगे। ठीक है, अब मैं आता हूं आगे। नेक्स्ट, अब डायस्टीरियोमर का मतलब क्या होता है ये हम लोग सीखते हैं।
डायस्टीरियोमर का मतलब होता है, डायस्टीरियोमर्स आर द स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। डायस्टीरियोमर्स ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स है जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं। दिमाग में ये बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए, करेक्ट। तो मैं कह दूं डायस्टीरियोमर, डायस्टीरियोमर्स are the stereoisomers which are not mirror images, which are not mirror images of each other, which are नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज आइसोमर्स नहीं होते हैं। विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं। ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? डायस्टीरियोमर्स। अब मैं साथ में और क्या कह सकता हूं, ये जितने भी एपीमर्स होते हैं, जितने भी एनोमर्स होते हैं, जितने भी जीआई होते हैं, वो सब आपस में क्या है? डायस्टीरियोमर्स। तो हम क्या बोलेंगे? एपीमर्स, एनोमर्स, geometrical isomers are also called डायस्टीरियोमर्स। इन्हें हम डायस्टीरियोमर्स भी कह देते हैं। और क्या कह सकता हूं मैं? एक्सो एंड एंडो आइसोमर्स। ये जो एक्सो आइसोमर्स होते हैं, ये जो एंडो आइसोमर्स होते हैं, वो भी आपस में क्या कहलाते हैं? डायस्टीरियोमर्स। तो मैं कह दूं एक्सो आइसोमर्स, एक्सो एंडो आइसोमर्स आर आल्सो कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। इन्हें भी हम डायस्टीरियोमर्स कह देते हैं। are also called डायस्टीरियोमर्स। तो एक्सो और एंडो आइसोमर भी डायस्टीरियोमर्स होते हैं। अच्छा, और क्या कह सकता हूं? एरिथ्रो एंड थ्रियो आइसोमर्स भी डायस्टीरियोमर्स होते हैं, ये भी हम जानते हैं। एरिथ्रो एंड थ्रियो आइसोमर्स, एरिथ्रो एंड थ्रियो आइसोमर are also called डायस्टीरियोमर्स। ये भी क्या होते हैं? डायस्टीरियोमर्स। इन्हें भी हम डायस्टीरियोमर्स के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए जी आगे की चीज देखिएगा। अब इसके अंदर डायस्टीरियोमर्स में और क्या कह सकता हूं मैं कि डायस्टीरियोमर्स ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो सभी कायरल सेंटर पर ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशंस नहीं रखते हैं। कुछ पर सेम रखते हैं और कुछ पर ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशंस रखते हैं। या मैं ये कह दूं कि डायस्टीरियोमर्स वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो सभी स्टीरियोजेनिक सेंटर्स पे ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशंस नहीं रखते हैं, कुछ पर सेम रखते हैं और कुछ पर ऑपोजिट रखते हैं। क्लियर? तो हम ये कहते हैं डायस्टीरियोमर्स आर द स्टीरियो आइसोमर्स। डायस्टीरियोमर्स are the stereoisomers which does not have opposite configuration, which does not have opposite configuration at all chiral center, at all chiral center, या कह दूं at all stereogenic center, at all stereogenic center, सभी पर सेम कॉन्फ़िगरेशंस नहीं रखते हैं। एट ऑल स्टीरियोजेनिक सेंटर्स
है ना, सभी पे अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन नहीं रखेंगे, कुछ पर सेम और कुछ पर डिफरेंट रखेंगे। सेम कॉन्फ़िगरेशन एट सम कायरल सेंटर एंड अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन एट सम कायरल सेंटर। सेम कॉन्फ़िगरेशन एट some chiral center and opposite configuration at some chiral center, मतलब या मैं कह दूं सम स्टीरियोजेनिक सेंटर, कुछ पे सेम और कुछ पर अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होता है। आगे बात समझ में, इस बात को हम हमेशा ध्यान रखेंगे, ये काम की चीज हो गई। यहाँ पर सभी कायरल सेंटर पर, सभी स्टीरियोजेनिक सेंटर पर अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, कुछ पर सेम होगा और कुछ पर अपोजिट होगा। बाकी सारी बेसिक थीम मैंने डायस्टेरियोमर्स की आपको समझा दी है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, कुछ पेयर्स बना के देता हूं, आप चेक करेंगे। याद रखना, एनेंशियोमर हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर सभी स्टीरियोजेनिक सेंटर पे अपोजिट दिखे तो आप बोलोगे पेयर ऑफ एनेंशियोमर, और कुछ पे सेम और कुछ पे अपोजिट दिखे तो आप कहोगे पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर। क्लियर? वो एग्जांपल्स अब हम लोग लेते हैं, उतारेंगे। देखिए, पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स के बाद, पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स में मैंने कुछ सवाल दिए थे, सभी के आंसर सही हैं। ऑल आर पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स। ये एक एक्सो आइसोमर है और ये एक एंडो आइसोमर है। भाई OH एक्सो पे है, ये लिखिए, और ये एंडो पे है। तो एक्सो एंड एंडो आइसोमर आपस में क्या कहलाते हैं? पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स। ठीक है, तो ये पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स है। अब मैं सेकंड एग्जांपल पे आता हूं। सेकंड एग्जांपल में एक तरीका तो ये है कि हम इस पे RS निकालते हैं, इसका भी RS निकालते हैं, दोनों का RS निकालते हैं, और यहां पर भी हम RS निकालते हैं। एक कायरल सेंटर पर RS कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा और एक पे अपोजिट आएगा तो डायस्टेरियोमर कह देंगे। दोनों पे अपोजिट आएंगे तो पेयर ऑफ एनेंशियोमर कह देंगे, और अगर दोनों पे सेम आएगा तो आइडेंटिकल कह देंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम इनमें इवन चेंज करा लें, इस पर भी इवन चेंज कराएं, इस पर भी इवन चेंज करवाएं, इन दोनों कायरल सेंटर पे इवन चेंज करवाएं, और इवन चेंज कराते हुए वर्टिकल पे यहाँ CHO रखें, लाएं, और यहाँ और बॉटम पर CH2OH लाएं, इवन चेंजेस कराते हुए। यदि 3D बिल्कुल ऐसी की ऐसी दिख जाए इस इवन चेंज के बाद तो ये आइडेंटिकल हो जाएंगे। अगर ये 3D बिल्कुल इसके अपोजिट दिखे तो ये पेयर ऑफ एनेंशियोमर हो जाएंगे, और अगर ये 3D एक दूसरे की मिरर इमेज ना दिखे या बिल्कुल वैसी की वैसी ना दिखे, जब मैं वर्टिकल पे CHO CH2OH लाता हूं इवन चेंज के बाद, तो फिर मैं उसे डायस्टेरियोमर कह दूंगा। तो एक तरीका तो RS से कर लो या इवन चेंज अप्लाई करते हुए कर लो, बिकॉज फिशर में ये काम आप कर सकते हो। तो मैं यहां इवन चेंज का कंसेप्ट अप्लाई करता हूं, जरा देखिएगा मैं इवन चेंज का कंसेप्ट कैसे लगा रहा हूं, जरा देखिएगा। यहां मैंने CHO लिखा, CHO यहां, H यहां, फिर H यहां, OH यहां। ओहो, देखो इसकी 3D तो बिल्कुल वैसे की वैसे दिख रही है, और अगर इसकी भी वैसी ही आ गई तो आइडेंटिकल हो गया, और अगर इसकी अपोजिट आई और एक की सेम दिख रही है तो डायस्टेरियोमर हो जाएगा। करेक्ट? चलो जी करते हैं एक बार। CH2OH यहां, OH यहां, फिर OH यहां, H यहां, ये लो, ये अपोजिट हो गई 3D। इसका मतलब ये पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स हो गए। क्लियर? तो आपकी इच्छा थी, आप RS से भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। ऐसे आप यहां पर सॉल्व करोगे तो RS कॉन्फ़िगरेशन आप आइडेंटिफाई करोगे। यहां सबसे पहले मैं इस कायरल सेंटर का RS निकालता हूं। करेक्ट? तो एक नंबर इसका आएगा, 2 नंबर इसको मिलेगा, 3 इसको मिलेगा, 4 इसको मिलेगा, 1 से 2, 2 से 3, S उल्टा करोगे R। उल्टा क्यों किया मैंने? बिकॉज लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप वेज पर है। आगे बात समझ में। अब मैं इस एलिन का RS निकालता हूं। देखो जरा, एलिन में ये वेज, ये लीजिए, ये डैश, ये लीजिए घुमाया, लेफ्ट में ये आया, राइट में ये आया। 1 नंबर और 2 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर मैं वर्टिकल पोर्शन पे दूंगा, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर।
3 नंबर और 4 नंबर मैं हॉरिजॉन्टल पोर्शन पे दूंगा, ये 3 और ये 4, 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का मतलब हो गया आर। ये लीजिए यहां दोनों का कॉन्फ़िगरेशन आर आर आ रहा है। क्लियर। अब मैं बात करता हूं यहां इसके आरएस कॉन्फ़िगरेशन की। करेक्ट। तो देखो यहां 1 नंबर इसको देंगे, 2 नंबर इसको देंगे, 3 नंबर इसको देंगे, 4 इसको देंगे, 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज। यहां तो आर ही आया, यानी आर से ये तो आर ही है। अब अगर इसका भी आर ही आ गया तो ये और ये आइडेंटिकल है, और अगर इसका अपोजिट आ गया तो एक पे सेम और एक पे अपोजिट, तो ये दोनों पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स है। क्लियर। चलिए जी इसका भी मैं आरएस निकालता हूं, देखेंगे जरा। सबसे पहले वेज पर ब्रोमीन है, डैश पे ये है, ये वेज और डैश घुमाया, ये एच आ गया, और ये लीजिए ये कार्बन हो गया। 1 नंबर और 2 नंबर हमेशा वर्टिकल पे, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, 1 से 2, 2 से 3, ये लीजिए एस। ओहो, यहां पर आ रहा था आर आर, यहां आ रहा था आर आर, और यहां आ रहा है आर एस, यानी एक पर सेम और एक पे अपोजिट। ये दोनों आपस में पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स कहलाए जाएंगे। ये दोनों आपस में क्या है? पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स। अब मैं बात करता हूं फोर्थ एग्जांपल की। बहुत सिंपल, बहुत ही आसान है। यहां आप देखिए, एक तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन ट्रांसाइक्लोऑक्टेन वाला है, और एक ये है, तो इसको तो निकालने की जरूरत नहीं है यार, ये तो साफ साफ 3D बिल्कुल वैसी की वैसी कह रहा है। देखो Cl वेज पर डैश पे Br, डैश पे Br, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा है। हमें तो केवल और केवल ट्रांसाइक्लोऑक्टेन का देखना है। अगर वो भी 3D सेम आ रही है, सेम आ रहा है, तो आइडेंटिकल है, और इसका तो सेम है ही। करेक्ट। अगर इसकी ऑपोजिट आ रही है तो ये पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर हो जाएंगे। तो मैं निकालता हूं नॉन प्लेनर से प्लेनर पार्ट क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब आर, उल्टा करोगे एस। उल्टा क्यों करा? बिकॉज डबल बॉन्ड टुवर्ड्स द व्यूअर है। और यहां देखो नॉन प्लेनर से प्लेनर पार्ट, ये लीजिए क्लॉकवाइज आर, और उल्टा नहीं करेंगे। तो यहां पर एस है, यहां आर है अपोजिट, और यहां सेम है। इसका मतलब ये भी पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स है। तो किस तरीके के सवाल आते हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, बता देंगे। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स में लास्ट टाइप की, एंड दैट इज द आइडेंटिकल। ठीक है। देखो भाई इसको समझ लो बस अब आप लोग। आइडेंटिकल देखो, वैसे तो हम लोग समझ गए आइडेंटिकल का मतलब होता है होमोमर। आइडेंटिकल को ही हम और क्या बोल देते हैं? होमोमर। राइट। वैसे तो इसका मतलब हम जानते हैं क्या है कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन के सेंस में अगर मैं बात करूं, तो अगर एक कंपाउंड का आर है तो दूसरे का भी आर ही होगा। इसका आर है तो इसका भी आर होगा, इसका एस है तो इसका भी एस होगा। तो ये आपस में क्या कहलाएंगे? होमोमर। अगर इसका आर आर है तो इसका भी आर आर ही होगा। अगर इसका एस एस है तो इधर इसका भी एस एस ही होगा, और अगर इसका आर एस है तो इसका भी आर एस ही होगा। याद रखना, आर एस से आर एस का मतलब है कि ये जो आर जिसका निकाला है उसी कायरल सेंटर का मैं ये निकाल रहा हूं, और जिसका मैंने एस निकाला है उसी कायरल सेंटर का मैं ये निकाल रहा हूं। तो ये आइडेंटिकल होंगे। और अगर मैंने इसका एस आर कहा है तो इधर भी मैं एस आर ही कहूंगा। याद रहे, जिस कायरल सेंटर का मैंने यहां पर एस निकाला है उसी का मैं यहां एस निकाल रहा हूं, और जिसका मैंने ये आर निकाला है उसी का मैं यहां आर निकाल रहा हूं। इज इट क्लियर? इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे तो कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे? आइडेंटिकल या होमोमर, यानी सेम प्रकार के आरएस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये तो अपना कंसेप्चुअल पार्ट हो गया। अब मैं बात करता हूं, जब भी कभी हमारे को सवाल पूछा जाएगा तो सवाल कैसे पूछा जाएगा, मैं जरा उसकी बात कर लेता हूं। केस 1, हमें हो सकता है दो सेम टू सेम मॉलिक्यूल बना के दे दे। राइट। दो मॉलिक्यूल हमें सेम टू सेम बना के दे दे, जो कि वो कभी नहीं देगा, क्योंकि भाई क्वेश्चन सॉल्व करवाना है उसको, लड्डू थोड़ी देगा हमारे को। सेम टू सेम हमारे को दो मॉलिक्यूल बना के दे दिए, ये लीजिए, जैसे ये दे दिया एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसे दे दिया। पता है ये क्या रिलेशनशिप है? हमें जानते हैं आइडेंटिकल है। या मैं ये कह दूं एक मॉलिक्यूल ये है, ये OH है, राइट, और ये NH2 है, और दूसरा मॉलिक्यूल भी हमारे को बिल्कुल ऐसे कैसे ही बना के दे दे,
ये NH2 है और ये OH है, इसको कहा सेम टू सेम मॉलिक्यूल हमारे को बना के दे दिया, तो ये हो गया आइडेंटिकल। ये कैसे मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे? आइडेंटिकल। हमारे को RS की जरूरत ही नहीं है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये सेम टू सेम मॉलिक्यूल हमारे को बना के दिए हुए हैं। क्लियर? लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारे को हमेशा सेम टू सेम मिले, और जरूरी क्या, कभी नहीं मिलेगा सेम टू सेम, तो कभी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि भाई लड्डू थोड़ी देगा हमारे को वो सीधे सीधे, वो हमारे को इसमें थोड़ी मशक्कत करवाएगा। और वो मशक्कत चाहे वो RS के सेंस में हो या मशक्कत चाहे इमेजिनेशन के सेंस में हो। अब मैं आता हूं केस 2 पर, दूसरे तरीके के सवाल जो हमसे पूछे जाएंगे। हमारे को कई बार सेम कंपाउंड का डिफरेंट व्यू बना के दे देता है, मतलब उसी कंपाउंड का डिफरेंट व्यू बना के दे देगा। केस 2, और वो डिफरेंट व्यू को आपकी इच्छा है, आप चाहो तो इमेजिनेशन से सॉल्व करो, आप चाहो तो इवन चेंज से सॉल्व करो, आप चाहो तो RS से सॉल्व करो, डिपेंड करता है केस कैसा है। यानी डिफरेंट व्यू ऑफ सेम कंपाउंड, डिफरेंट व्यू ऑफ सेम कंपाउंड। एक ही कंपाउंड का डिफरेंट व्यू दे दे, क्या मतलब कि जैसे मान लीजिए, फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं इसमें, जैसे मान लीजिए हमारे को दे दे ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन और ये आयोडीन, और डिफरेंट व्यू का मतलब हो गया कि जैसे वो कह दे ये I, ये F, ये Br और ये Cl। तो अब आपकी इच्छा है, आप इसको RS से कर लो या इवन चेंजेस से सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने कहा डिफरेंट व्यू ऑफ द सेम कंपाउंड। सेकंड एग्जांपल, हमारे को वो ऐसे दे दे, ये लीजिए, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ये लीजिए कंपाउंड दिया है 2, 1, 3, 5, 6 और 4, ये लीजिए दूसरा कंपाउंड है। तो उसी कंपाउंड का मैंने डिफरेंट व्यू ले लिया। अब इस डिफरेंट व्यू को आप चाहो तो इवन चेंज से सॉल्व कर लीजिए, और आप चाहो तो RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल के सॉल्व कर लीजिए। इवन चेंज का मतलब है कि यहां वर्टिकल पे 1 है, तो आप इवन चेंज करते हुए यहां भी 1 ले आओ। अगर बिल्कुल ऐसी 3D दिखे तो आपका मामला बैठ रहा है। फिर आपका 6 यहाँ है, इवन चेंज करते हुए आप इसका भी 6 यहीं ले आओ, इसकी भी 3D बिल्कुल वैसी हो जाए, तो आप कहोगे सेम 3D आई दोनों कायरल सेंटर पे, ये दोनों आइडेंटिकल हो गए। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तीसरा मॉलिक्यूल, तीसरा एग्जांपल, डिफरेंट व्यू ऑफ द सेम कंपाउंड का मतलब हो गया, जरूरी नहीं आपको से कायरल सेंटर के एग्जांपल दे, हो सकता है आपको ऐसे ब्रिज कंपाउंड्स के दे दे। ये लीजिए, आपको एक कंपाउंड ये दे दिया गया, राइट, और एक कंपाउंड आपको ऐसे दे दिया गया, ये लीजिए, करेक्ट, ये 2 कंपाउंड दे दिए गए। तो एक्चुअली इसी कंपाउंड को 180 डिग्री से घुमा के ऐसे रख दिया गया है। तो मैंने कहा इट इज द डिफरेंट व्यू ऑफ द दिस कंपाउंड, इसी कंपाउंड का डिफरेंट व्यू है, तो आपको जरा मशक्कत करनी होती है, करेक्ट। यानी आप इसको अगर 180 डिग्री से घुमाओगे तो आपको बिल्कुल ये ऐसा का ऐसा नजर आएगा। आप कहोगे बोथ आर आइडेंटिकल, बोथ आर होमोमर। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल याद रखना, ये चीजें बड़ी बड़ी ये क्रिएटिविटी की होती है, जिसको इनसे डीलिंग करना आता है ना, जिसको इनको सॉल्व करना आता है, ये व्यूज वगैरह जो कर लेता है फटाफट, उसको कभी दिक्कत नहीं आएगी। जिसको ये उठा पटक बहुत अच्छी करनी आती है ना, जिसको यहाँ पर चुलबुलाहट है सॉल्व करने की, आराम से करता है, तो उसको कभी तकलीफ नहीं आएगी रिलेशनशिप के अंदर, ये आप मानकर चलिएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर एग्जाम्पल, जैसे मैंने मान लीजिए कहा ये एक ब्रिज कंपाउंड लिया मैंने, राइट, ये OH लिया मैंने, ये लीजिए, और मैंने यहाँ ये NH2 ले लिया, NO2 ले लिया सपोज, ठीक है। और अपन ने इसी मॉलिक्यूल का डिफरेंट व्यू बना दिया। इसका डिफरेंट व्यू का क्या मतलब हुआ कि जैसे मैंने कहा ये OH हो गया और ये NO2 एंडो पे है, ये मैंने NO2 यहाँ लगा दिया। दैट इज द डिफरेंट व्यू ऑफ द सेम कंपाउंड। अगर आप इसको 180 डिग्री से घुमाएंगे तो ये एंडो वाला यहाँ जाएगा, ये एक्सो वाला यहाँ चला जाएगा, बोथ आर आइडेंटिकल। इसको कहा जाता है डिफरेंट व्यू ऑफ द सेम कंपाउंड, राइट, ये हमेशा याद रखना, राइट। और जैसे देखो फिफ्थ एग्जांपल मैंने और ले लिया, एक फिफ्थ एग्जांपल यहाँ लिखता हूं मैं, इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए हमारी। डिफरेंट व्यू ऑफ द सेम कंपाउंड, ओके। एक तो डिफरेंट व्यू ऑफ द सेम कंपाउंड और डिफरेंट व्यू ऑफ द मिरर इमेज, इसका बहुत अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए आप लोगों का, ओके। ये Cl
और ये भी आर। जैसे मान लीजिए मैं इसी का डिफरेंट व्यू बना देता हूँ। ये मैंने इधर ले लिया कार्बोनाइल, सॉरी, है ना, ये इसी को कार्बोनाइल को मैंने इधर ले लिया और मैंने कहा यहाँ पर ये Cl हो गया, करेक्ट, और ये Br हो गया। अगर मैं यहां से 180 डिग्री से मॉलिक्यूल को घुमाऊं तो मुझे ये ऐसे नजर आएगा। दैट इज कॉल्ड डिफरेंट व्यू ऑफ द सेम कंपाउंड। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो डिफरेंट व्यू ऑफ द सेम कंपाउंड, इसकी हमारे को बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो डिफरेंट व्यू ऑफ द सेम कंपाउंड और एक कंपाउंड की मिरर इमेज, उसका डिफरेंट व्यू। क्योंकि जब आप डिफरेंट व्यू को लाते हो तो या तो घुमा फिरा के उठा पटक करके डिफरेंट व्यू को लाते हो तो या तो बिल्कुल वैसा का वैसा दिखता है या उसकी मिरर इमेज दिखती है, करेक्ट। अगर मिरर इमेज दिखती है तो एनशोमर आंसर नहीं है। मिरर इमेज दिखती है तो फिर आप ये भी पता करोगे वेदर इट इज सुपर इम्पोजेबल और नॉट, ये हमेशा चेक करोगे। समझ में आ गई बात। तो हमने यहां पर हमने डिफरेंट व्यू ऑफ द सेम कंपाउंड, ये केस 2 के डिस्कस किए। अब मैं केस 3 पे आता हूं, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केस 3 देखिएगा। डिफरेंट व्यू याद रखना, या तो आरएस से सॉल्व होते हैं या उठा पटक से सॉल्व होते हैं, करेक्ट। तो उठा पटक करनी आनी चाहिए आप लोगों को। जिन कंपाउंड्स के आरएस में निकालने में मतलब नहीं है कोई, जैसे ब्रिज कंपाउंड्स वगैरह है, इनके आरएस निकालने में कई बार तकलीफ आती है, गलती होने की गुंजाइश रहती है, तो फिर उनमें उठा पटक करें आप लोग, थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स को घुमाएं फिराएं। ओके, चलिए अब देखो केस 3, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें गलती होने की पूरी गुंजाइश होती है। केस 3 बात चल रही है आइडेंटिकल की। किन कंपाउंड्स को हम आइडेंटिकल कहेंगे? तो याद रखना, मीजो कंपाउंड्स जितने भी होते हैं, मीजो कंपाउंड समझते हैं हम लोग, मीजो कंपाउंड्स नेवर फॉर्म देयर एनेंशियोमर। मीजो कंपाउंड कभी भी अपने एनेंशियोमर्स नहीं बनाते। यानी हमारे को 2 ऐसे कंपाउंड्स दिए जाएंगे जो एक दूसरे के हमें मिरर इमेज नजर आएंगे, बट बोथ आर सुपर इम्पोजेबल। तो ध्यान रखना, वहां कभी भी आप एनेंशियोमर्स मत कर देना। मतलब केस 3 के अंदर मैं जो ले रहा हूं वो क्या ले रहा हूं? केस 3 में मैं ले रहा हूं मिरर इमेज आइसोमर, मिरर इमेज आइसोमर which are superimposable। मिरर इमेज आइसोमर which are superimposable, राइट। यानी मिरर इमेज तो दिख रहे हैं बट एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहे हैं, तो वो कंपाउंड क्या होंगे? आइडेंटिकल या होमोमर। तो मिरर इमेज आइसोमर which are superimposable, तो उन्हें हम होमोमर कहेंगे। हम कह दें ऑल मीजो कंपाउंड, all meso compound and all symmetric compound and all symmetric compound never form their enantiomer। वो कभी भी अपने एनेंशियोमर नहीं बनाते, राइट। वो हमेशा अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज होते हैं। और सुपर इम्पोज तो होंगे ही भाई, प्लेन है उनमें, और जिस कंपाउंड में प्लेन लग गया वो हमेशा अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज होगा। तो ऑल मीजो कंपाउंड एंड ऑल सिमेट्रिक कंपाउंड, ऑल सिमेट्रिक नेवर फॉर्म देयर एनेंशियोमर, दीज आर सुपर इम्पोजेबल, these are superimposable on its mirror image। ये कंपाउंड अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसका वेल नोन एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे ये लीजिए HOH HOH, करेक्ट। और मैंने इसकी मिरर इमेज बना दी, ये OH, ये H, ये OH, ये H। तो मिरर कहां लगा रखा है? मैं कह दूं नीचे या कह दूं ऊपर। एक दूसरे की मिरर इमेज आइसोमर है लेकिन सुपर इम्पोज है। कैसे? अगर मैं इसको पलट दूं
तो ये मॉलिक्यूल बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। और मॉलिक्यूल को ऐसे पलटा जा सकता है क्योंकि कोई ये फिशर थोड़ी है, फिशर को नहीं पलटा जाता आउट ऑफ द प्लेन, बाकी मॉलिक्यूल को तो कैसे भी पलट लीजिए आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बोथ आर आइडेंटिकल, ये दोनों आइडेंटिकल है, ध्यान रखिएगा। ये मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया है। सेकंड एग्जांपल जैसे मैं लेता हूं यहां पे, ध्यान रखना, जैसे मैंने यहां ये कंपाउंड ले लिया, इट इज आल्सो मीजो कंपाउंड, ये लीजिए, ये भी मीजो कंपाउंड है, करेक्ट। तो अब आप देखिएगा ये एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं आपको, आप कहोगे यस बोथ आर मिरर इमेज, तो मिरर इमेज तो दिख रहे हैं, लेकिन क्या आप इनको एनेंशियोमर कह सकते हो? आप कहोगे नहीं, ये मिरर इमेज आइसोमर तो है लेकिन ये एनेंशियोमर नहीं है, बिकॉज बोथ आर सुपर इम्पोजेबल। अच्छा, सुपर इम्पोजेबल क्यों है? क्योंकि इनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज होगा, शर्तिया ये ध्यान रखिएगा, राइट। ये बात हुई आपके सेकंड एग्जांपल की। थर्ड एग्जांपल देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने ये आपको 6 मेंबर रिंग का एग्जांपल दे दिया, ब्रोमीन एंड क्लोरीन, एक वेज है एक डैश है, और मैंने इसकी ये मिरर इमेज बना दी, ये ब्रोमीन को मैंने डैश कह दिया और क्लोरीन को मैंने वेज कह दिया। तो क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? हम कहेंगे यस, यहां से मिरर लग रहा है, इसकी मिरर इमेज है ये। क्या ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज है? तो हम कहेंगे यस सुपर इम्पोज है। कैसे पता लगा? हमने कहा इसके अंदर भाई ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये प्लेन इसके अंदर है, और अगर कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है तो वो कंपाउंड अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज होता है 100%। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखना। उतारेंगे आप लोग फटाफट थर्ड नंबर का केस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जितने भी सिमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं या मीजो कंपाउंड्स होते हैं वो कभी भी अपना एनेंशियोमर नहीं बनाते हैं। हम हमेशा उन कंपाउंड्स को उनकी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज कर सकते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, करेक्ट। तो ये मीजो कंपाउंड वाले सब आपको केस पकड़ में आने चाहिए कि अगर कोई एक कंपाउंड मीजो है, आपको पता लग गया यार ये तो मीजो कंपाउंड है, तो आंसर कुछ भी कर लेना, बट कम से कम एनेंशियोमर तो मत करना तुम लोग, क्योंकि मीजो का कभी एनेंशियोमर बनता ही नहीं है, करेक्ट। और मीजो की पहचान आपको पता है, कम से कम 2 कायरल सेंटर एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री, या मैं कह दूं एक ऐसा कंपाउंड जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो आप कभी भी उसका आंसर एनेंशियोमर तो कर ही नहीं सकते। उसका आंसर या तो आएगा आइडेंटिकल, या तो आएगा आइडेंटिकल कि सेम टू सेम, या आएगा डायस्टेरियोमर, दोनों में से कोई एक आंसर आपको दिख जाएगा। क्लियर? क्या रिलेशन उस पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर कोई एक कंपाउंड जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो उसका आंसर कभी भी एनेंशियोमर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज होगा 100%। क्लियर? ये मैंने बात करी आपसे आइडेंटिकल की, ठीक है। तो आइडेंटिकल का मैंने आपको पूरा एक क्राइटेरिया बता दिया है। कुछ एक दो चीजें ऐसी हैं जो मैं बोलूंगा तो शायद आपके समझ में नहीं आएगी, उसको तो वो मॉलिक्यूल में जब एग्जांपल आएगा तभी बोला जाएगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो फटाफट आप इसको उतारो, अब मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, उतारो। देखिए अब तक की थ्योरी पर बेस्ड ये मैंने कुछ कंपाउंड्स लिए हैं मिक्सिंग के साथ, जिनमें किसी का आंसर स्ट्रक्चरल, किसी का हम कह दें आइडेंटिकल, किसी का एनेंशियोमर, किसी का डायस्टेरियोमर, किसी का जीआई, कुछ भी आंसर हो सकता है। आप केवल देखिएगा कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल सिंगल कायरल सेंटर का है, और सिंगल कायरल सेंटर के सवाल को मैं आरएस से भी कर सकता हूं, इवन चेंज करके भी कर सकता हूं। आरएस से अगर मैं करता हूं तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये लीजिए दैट इज द एस कॉन्फ़िगरेशन। और अगर मैं इसका निकालूंगा तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये भी एस कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब ये हुआ अगर दोनों के एस कॉन्फ़िगरेशन है तो फर्स्ट कहलाया जाएगा आइडेंटिकल, करेक्ट। सेकंड पे आता हूं, सेकंड में 2 कायरल सेंटर देख रहा हूं, आप चाहें तो आरएस से भी कर सकते हैं, बाकी मैं आरएस से नहीं करूंगा बिकॉज मुझे ये सीधे सीधे एक दूसरे के मिरर इमेज आइसोमर नजर आ रहे हैं। अगर मैं साइड मिरर लगाता हूं तो मुझे ये एक दूसरे के मिरर इमेज आइसोमर्स नजर आ रहे हैं, तो मिरर इमेज तो दिख रहे हैं, अब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगे या नहीं होंगे इसको मैं पता कर लेता हूं। तो इस कंपाउंड में ना कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री है, कुछ नहीं है, तो ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर कभी भी सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो इसका मतलब सेकंड का आंसर मैं कहूंगा दीज आर पेयर ऑफ एनेंशियोमर। ये क्या है?
पेयर ऑफ एनेंशियोमर। अगर थर्ड एग्जांपल की मैं बात करूं तो यहां डबल बॉन्ड सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री रखता है। देखो थर्ड में ये सिस डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड कैसा होता है, ट्रांस साइक्लोऑक्टीन है ये, और ये सिस डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, जीआई, जियोमेट्रिकल आइसोमर, या मैं ये कह दूं डायस्टीरियोमर। फोर्थ एग्जांपल पे अगर मैं आता हूं तो फोर्थ एग्जांपल गजब की चीज। फोर्थ एग्जांपल में भी आपने किसी ने यहां फोकस किया तो वो गड़बड़ हो गया उसका, जिसने फोकस इसको किया वो गड़बड़ कर गया, और जिसने फोकस इसको किया डबल बॉन्ड को, देखो ये ट्रांस डबल बॉन्ड है और ये सिस डबल बॉन्ड है, और अगर डबल बॉन्ड की स्टीरियो चेंज हो गई, एक सिस डबल बॉन्ड और एक ट्रांस डबल बॉन्ड, तो पेयर ऑफ एनेंशियोमर तो आप कभी बोल ही नहीं सकते। आई बात समझ में? बिकॉज ये दोनों मॉलिक्यूल कभी भी पेयर ऑफ एनेंशियोमर कहे नहीं जा सकते, क्योंकि पेयर ऑफ एनेंशियोमर का मतलब होता है पूरा कंपाउंड एक दूसरे का मिरर इमेज एंड नॉट सुपर इम्पोजेबल। लेकिन यहां तो डबल बॉन्ड ट्रांस है और यहां डबल बॉन्ड सिस है, करेक्ट। केसी ने केवल इसी पर फोकस करके आंसर दे दिया तो गलत कर दिया उसने। ये ट्रांस डबल बॉन्ड है, ये सिस डबल बॉन्ड है, इसका मतलब पेयर ऑफ एनेंशियोमर तो हो ही नहीं सकता। इसका आंसर आएगा या तो कह दो ज्योमेट्रिकल या कह दो डायस्टीरियोमर। तो चौथे का आंसर या तो आप कह दो जीआई या कह दो डायस्टीरियोमर। चौथे का आंसर कुछ भी कह सकते हो, या तो जीआई कह दो या डायस्टीरियोमर कह दो। ध्यान रखना जीआई भी सही है और डायस्टीरियोमर भी सही है। पांचवे की बात करता हूं। पांचवे के अंदर दो कायरल सेंटर कंपाउंड में है, करेक्ट। अब दो कायरल सेंटर यदि कंपाउंड में है तो मैंने आपसे कहा है कि या तो आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन से कर लो सवाल को, और या फिर आप इवन चेंजेस से कर लो, इमेजिनेशन से कर लो, किसी से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? अगर आप यहां देखो तो वर्टिकल पे ऊपर COOH है और यहां वर्टिकल पे नीचे H है। मैं इस 3D से यहां पर मैचिंग करने की कोशिश करता हूं, सेम 3D से। तो मैं इवन चेंजेस करूंगा भैया, मैं इवन चेंजेस कराता हूं जरा इस जगह, आप ध्यान से देखना, मैं इवन चेंजेस यहां कराता हूं। मैं सबसे पहले COOH यहां ले जाता हूं, COOH यहां, H यहां, फिर H यहां, OH यहां, ये लीजिए, ये मैंने यहां पर इवन चेंजेस करा दिए। अब मैं सेम इवन चेंजेस नीचे भी कराता हूं। H यहां, चूंकि यहां H है तो मैं H यहां लाऊंगा नीचे, H यहां, COOH यहां, फिर COOH यहां, OH यहां, ये लीजिए। तो आप ध्यान से देखो, एक कायरल की 3D तो मुझे सेम नजर आ रही है और एक की 3D अपोजिट नजर आ रही है, तो मैं यहां आंसर क्या बोलूंगा, डायस्टीरियोमर। और आप ये काम आरएस कॉन्फ़िगरेशन से भी कर सकते थे, ठीक है। तो फिफ्थ डायस्टीरियोमर। आगे देखिए 6 नंबर एग्जांपल, आप आराम से आरएस से भी कर सकते हो, इमेजिनेशन से भी कर सकते हो, कुछ भी कर लीजिए। जब आरएस से आप करोगे तो याद रखना, आप इस वाले कायरल के आरएस को इस वाले कायरल के आरएस से मैच करना, ये ब्लू वाले का ध्यान रखना, और इधर ब्रोमीन जहां लगा है ये रेड वाला आरएस जो है वो रेड वाले से मैच करना। इस बात को जरा ध्यान रखना 6 नंबर के अंदर। क्लियर? तो 6 नंबर को जब आप लोग आरएस से सॉल्व करोगे तो आरएस से सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा वो जरा देख लो, ठीक है। आरएस से सॉल्व करते हैं, याद रखना ब्लू को ब्लू से मिलाऊंगा, रेड को रेड से मिलाऊंगा, ये चीज ध्यान रहे। और या फिर मैं इवन चेंजेस से भी कर सकता हूं, किसी से भी मैं कर सकता हूं, ठीक है। तो 6 नंबर के अंदर मैं जरा आरएस निकाल लेता हूं। यहाँ 1 नंबर मैं इसको दूंगा, 2 नंबर मैं नीचे वाले कार्बन को दूंगा, 3 नंबर मैं ऊपर दूंगा, 4 नंबर मैं इसको दूंगा। 1 से 2, 2 से 3, ये क्लॉकवाइज आर उल्टा करूंगा एस, इसका एस आ गया, ठीक है। ऐसे ही मैं 1 नंबर इसको दूंगा, 2 नंबर ऊपर दूंगा, 3 नंबर इधर दूंगा, 4 इधर दूंगा। 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज का मतलब एस उल्टा करूंगा आर। याद रखना COOH जहां लगा है उसका S कॉन्फ़िगरेशन है, Br जिधर लगा है उसका R कॉन्फ़िगरेशन है। अब मैं इसका भी निकाल लेता हूं, जरा इधर इसका भी निकाल लेता हूं। मैं पहले ब्रोमीन वाले का निकालता हूं। 1 नंबर इसको दूंगा, 2 नंबर नीचे दूंगा, 3 इधर दूंगा, 4 इधर दूंगा। 1 से 2, 2 से 3 इधर वाले का R आ गया है, करेक्ट। अब मैं इधर वाले का निकालता हूं नीचे COH। 1 नंबर इसको दूंगा, 2 इधर दूंगा, 3 इधर दूंगा, 4 इसको दूंगा।
102 से 3 क्लॉकवाइज आर, और उल्टा करोगे एस। तो इसका मतलब इधर एस इधर भी एस, इधर आर इधर भी आर। इसका मतलब 6 का जो आंसर है वो 6 का आंसर है आइडेंटिकल। तो मैं ये जरूरी नहीं है कि आर एस से ही करता, मैं इवन चेन से भी कर सकता हूं, मैं किसी से भी कर सकता हूं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है आप किसी से भी कर सकते हैं। ओके चलिए अब मैं 7th नंबर पे आता हूं। 7th नंबर में देखो साफ साफ दिख रहा है रेजियो आइसोमर। 7th नंबर में तो ब्रोमीन की जगह में फर्क है, रेजियो आइसोमर आंसर आ जाएगा। अब मैं आता हूं 8th नंबर पे। 8th नंबर पे जरा ध्यान से समझिएगा, 8th नंबर जो है इसका आंसर आएगा आइडेंटिकल। 8th नंबर का आपका आंसर आएगा आइडेंटिकल। अब आप सोच रहे होंगे इतने फटाफट कैसे निकाल दिया मैंने। ठीक है निकाल दिया, दैट्स नॉट ए बिग इश्यू। 8 नंबर का आंसर आएगा आइडेंटिकल। लेकिन 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बहुत लोगों का एनेंशोमर है, बहुत लोगों का आंसर एनेंशोमर है। इसका रीजन है उन्होंने क्या करा, या तो बिल्कुल मिरर इमेज देख ली और प्रेशर ही नहीं लिया पहली चीज, और या फिर उन्होंने आरएस से सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि अगर आपको कोई एक मीजो कंपाउंड दिया गया है, जैसे कि ये एक मीजो कंपाउंड था, ये एक्चुअली क्या है, एक मीजो कंपाउंड है, राइट। ये क्या है, एक मीजो कंपाउंड है। अगर आपके पास कोई एक मीजो कंपाउंड गिवन है तो यार उसका आंसर कभी भी एनेंशोमर तो हो ही नहीं सकता। हाँ अब आप सोचोगे सर आरएस तो उल्टा आया है। बिल्कुल, एक कंपाउंड की अगर मैं मिरर इमेज बना के रखूंगा तो आरएस तो उल्टा ही आएगा उसका, लेकिन अगर वो मिरर इमेज उसके ऊपर सुपर इंपोज हो रही है तो चीज तो वही है ना, तो आपका आंसर तो आइडेंटिकल रहा ना। तो मीजो कंपाउंड अगर कोई है, कोई कंपाउंड, जीलू जीलू बात सुनना ध्यान से, अभी जो तुम्हारा डाउट था ये उसी का आंसर है। अगर कोई एक कंपाउंड मीजो है, एक मीजो कंपाउंड है, फिर मैंने उसकी कोई एक मिरर इमेज बनाई, मैं आरएस निकालूंगा, तो अगर इसका आर है तो इसका एस आएगा, इसका एस है तो इसका आर आएगा, आरएस तो अपोजिट ही आएगा। बट आप सोचो कि अगर मीजो कंपाउंड का आरएस तो अपोजिट आ गया, पर तुम मिलाओगे कैसे, मिलाओगे कैसे? अगर मैं ये कहूं मान लो इसका आर है, इसका एस है, इसका एस है, इसका आर है, अरे तो उस आर को इसी से क्यों मिलाऊंगा, मैं उसको इससे भी तो मिला सकता हूं और इसको इससे भी तो मिला सकता हूं। मेरे कहने का मतलब है आप डिफरेंस कैसे करोगे कि आर को इस एस से मिलाऊं कि उस आर से मिलाऊं, बोथ आर सेम। इसका मतलब यह हुआ कि मीजो कंपाउंड अगर है तो वो कभी आर से सॉल्व मत करना, कसम खा जाओ कि अगर कोई एक कंपाउंड मीजो है तो आप मीजो कंपाउंड है ये आपने पता कर लिया, बिल्कुल पता कर लिया, तो आप उसका आंसर पहले तो कभी भी एनेंशोमर बोलोगे नहीं। एक कंपाउंड अगर कोई एक मीजो है तो उसका आंसर कभी भी एनेंशोमर तो हो ही नहीं सकता, उसका आंसर या तो आइडेंटिकल है या डायस्टीरियोमर है। जैसे कंपाउंड यहां भी एक मीजो था, ये कंपाउंड मीजो था, ये कंपाउंड मीजो था, तो इसका आंसर डायस्टीरियोमर चलेगा, बिल्कुल सही है। आइडेंटिकल भी हो सकता था अगर मैं इसकी 3D भी सेम रख लेता, राइट, लेकिन एनेंशोमर कैसे कर सकता हूं, बिकॉज मीजो कंपाउंड कभी भी एक दूसरे के ऊपर, मीजो कंपाउंड हमेशा एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज होते हैं, मीजो कंपाउंड कभी भी एनेंशोमर नहीं बनाते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो दिखते तो हैं एनेंशोमर, अरे दिखते हैं पर ये इस पर या ये इस पर सुपर इंपोज है। क्यों है सुपर इंपोज? बिकॉज इट कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक होती है, बहुत ही खतरनाक गलती होती है एक स्टूडेंट के द्वारा जब एक मीजो की शक्ल बिगड़ी हुई होती है और उस शक्ल बिगड़ी हुई की मिरर इमेज बना के दी हुई होती है और कंपाउंड और स्टूडेंट फ्लो में होता है, आरएस से सॉल्व कर रहा होता है। लेकिन ये ध्यान रहे अगर कंपाउंड मीजो है तो अटेंशन, अलर्ट हो जाओ कि हम गलती नहीं करेंगे, हम कुछ भी टिक कर लेंगे पर कम से कम एनेंशोमर तो टिक नहीं करेंगे। अरे डूबो तो कम से कम यहां तक के पानी में डूबो ना, घुटनों तक के पानी में डूब के मरने में क्या फायदा। आई बात समझ में, फालतू नाम ही खराब होगा, है ना। आप सोच के देखो, जब हम साफ साफ कह रहे हैं यदि कंपाउंड मीजो है तो हम बचेंगे इस चीज से। अब है कि कैसे ध्यान रखेंगे यार ये कंपाउंड मीजो है, कैसे पता लगेगा हमारे को? बहुत आसान है, सिखाया मैंने तुम्हारे को मीजो की पहचान है इस पर लगे हुए जो 3 ग्रुप हैं वही 3 ग्रुप इस पर लगे हुए होते हैं। पहली चीज स्ट्रक्चरली देख लेना, अलर्ट हो जाना, इस पर जो 3 ग्रुप लगे हैं वही 3 ग्रुप यहां हैं, इस पर जो 3 ग्रुप हैं वही 3 ग्रुप
ग्रुप यहां है, दैट इज द पहली शर्त ऑफ द मीजो कंपाउंड। दूसरी शर्त, अगर आप आरएस चल रहे हो, आरएस पता कर रहे हो, तो अगर मीजो में एक पे आर आ रहा है तो दूसरे पे एस कॉन्फ़िगरेशन आएगा, या एक पे एस है तो दूसरे पे आर आएगा। पहली शर्त, स्ट्रक्चरली ग्रुप सेम होने चाहिए, इस पर वही 3 हो जो इस पर 3 है, पहली शर्त। और दूसरी शर्त क्या होगी यहां पे कि अगर एक पे आर है तो दूसरे पे एस है, या एक पे एस है तो दूसरे पे आर है, तो कंपाउंड मीजो है। मीजो बनते अलर्ट हो जाओ कि यार एनेंटियोमर पे टिक ना हो जाए। दूसरा वाला कंपाउंड देखेंगे क्या है। अगर दूसरे में कंपाउंड में आर एस ही आ रहा है, वही आ रहा है, तो ये दोनों आइडेंटिकल है। एस आर भी आ रहा है तो भी आइडेंटिकल है, बट एस एस आर आर आ रहा है तो डायस्टीरियोमर है, बिकॉज एनेंटियोमर पे तो टिक मारना ही नहीं है, ये कसम खा जाओ। क्लियर? तो ये ध्यान रखना। जीरो क्लियर भी हो गया होगा आपको कि पिछले कंपाउंड में क्यों गड़बड़ हुई थी, बिकॉज मीजो में कॉन्फ़िगरेशन तो तुम्हें ऑपोजिट दिखेंगे, तो उसके अनुसार नहीं चलना है ना। लेकिन मैचिंग कैसे करेंगे, इसलिए मीजो में बस ये ध्यान रख लो, हमें एनेंटियोमर पे कभी टिक करना ही नहीं है, बिकॉज मीजो के एनेंटियोमर एग्जिस्ट ही नहीं करते। आप टिक कर कैसे सकते हो, ऐसा काम कर कैसे सकते हो, सोच के देखो। मीजो कंपाउंड वो होते हैं जो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इंपोज होते हैं। तो ऐसी गलतियों से बचना, ये मैं फिर कह रहा हूं आपको, बिकॉज आपसे मैं फिर सवाल पूछूंगा ऐसे ही आज कल या पेपर में, और मीजो दूंगा, और आप में से बहुत लोग अभी भी एनेंटियोमर करके आएंगे, ये मैं कह रहा हूं, दावा है मेरा। एक ही तरीके से बच सकते हो, या तो सवाल ही मत करना वो वाला, ठीक है ना, तो बच जाओगे। अदरवाइज मैं आपको बताऊंगा और बिल्कुल कि किस किस ने ये चीज गलत की। ओके, चलो जी आगे देखिएगा। 9 नंबर में देखो तीनों वेज हैं और यहाँ 2 डैश है, 1 वेज है, तो ऐसे स्टीरियोआइसोमर डायस्टीरियोमर कहलाते हैं। तीनों से कुछ सेम साइड कुछ अपोजिट साइड, ये डायस्टीरियोमर, राइट। ये स्टीरियोआइसोमर वो है जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। आई बात समझ में? आगे देखिए 10th नंबर में 2 ट्रांससाइक्लोऑक्टीन है, और मैंने कहा 2 ट्रांससाइक्लोऑक्टीन जब दी हुई होती है तो आरएस से निकालो, हमेशा क्वेश्चन सॉल्व आरएस से करो। तो देखो ये नॉन प्लेनर पार्ट, ये प्लेनर पार्ट, ओहो ये आर, उल्टा करोगे एस। याद रखना मैं आर से एस पे आया हूं, चलो लिख लो यार, तो भूल जाओगे बाद में। ये आर आया, उल्टा करोगे एस आ गया। लो जी, इसको तो सॉल्व कर लिया मैंने। और यहां पर ये नॉन प्लेनर पार्ट ये है, नॉन प्लेनर से प्लेनर पार्ट एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एस है। जब दोनों एस है तो हमारा आंसर आएगा आइडेंटिकल। आंसर क्या आएगा? आइडेंटिकल। उसके बाद देखो 11 नंबर आर एस से हो जाएगा यार। अब इनको तो क्या कर करके बताऊं मैं, ये आर आ रहा है 1 2 3, ये भी आर आ रहा है, आइडेंटिकल। 11वें का आंसर आएगा आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल 11th नंबर का। 12 नंबर के अंदर ये आपका क्लॉकवाइज आर आ रहा है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज एस आ रहा है। ये लीजिए, ये एनेंटियोमर, ठीक है, ये लीजिए 1 2 3 एनेंटियोमर, ठीक है। तो ये एनेंटियोमर हो गया। ये बात हुई आपके 1 से 12 नंबर तक एग्जांपल की, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मैंने जो सॉल्व किए 12 एग्जांपल, वो केवल और केवल ये मानकर चलिए इस 8th नंबर के लिए सॉल्व किए, केवल और केवल इस 8th नंबर के लिए और एक इस 4th नंबर के लिए। केवल इसके लिए मैंने ये सवाल सॉल्व किए हैं कि आप लोग बचना। मीजो कंपाउंड जो होते हैं वो कुछ भी बना ले, मतलब एज मीजो कंपाउंड अगर कोई है तो उसके साथ कॉम्बिनेशन का जो कंपाउंड है वो या तो बिल्कुल वही है, आइडेंटिकल है, या फिर डायस्टीरियोमर है। ये ध्यान रखना, उसकी मिरर इमेज दिखेगी तो सही, लेकिन वो उसके ऊपर सुपर इंपोज होता है, इसलिए अपना आंसर आइडेंटिकल ही रहेगा हमेशा। क्लियर? अब मैं कुछ एग्जांपल्स और देता हूं आपको, उन्हें फटाफट आप लोग उतारें। देखिए 13th नंबर से 20 नंबर तक की जो एग्जांपल्स हैं इनको अब आप लोग सॉल्व करेंगे, है ना, कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे हम लोग इनको। उतार लीजिए 13 to 20, आंसर निकाल के रखेंगे आप लोग, ठीक है। इनके आंसर्स मैं आपको दे दूंगा, फिर आपको जो भी डाउट्स आए वो आप लोग पूछ लीजिएगा। अब मैं 21 से 30 नंबर तक और एग्जांपल्स देता हूं, उनको भी उतार लो आप साथ के साथ। हाँ जी, तो ये सवाल 21 से 30 नंबर तक ये भी आप लोगों को करने, 21 से 30 नंबर तक ये भी सॉल्व करने, इनको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। इनके आंसर्स प्रोवाइड करवाता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। ये बात हुई हमारे रिलेशनशिप इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स की। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर ये सेकंड स्टेप भी हम लोगों ने क्लियर कर ली है। अब इसके अंदर जो थर्ड स्टेप है, तो तीसरी फेज में हम लोग एंटर होंगे, दैट इज द एसिमेट्री एंड कायरलिटी।
जिसके अंदर एक तो मॉलिक्यूल को कायरल और एकायरल कैसे कहा जाता है ये सीखेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव कैसे कहा जाता है ये सीखेंगे, और इसके अंदर कुछ एंगल ऑफ रोटेशन के, स्पेसिफिक रोटेशन के, एनिंशोमेरिक एक्सिस वगैरह के न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, इन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिमेट्री एंड कायरलिटी। ओके, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।